गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बाबूआस, क्या हाल चाल। नमस्ते 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 नमस्ते, राम राम जी, नमस्ते, गुड इवनिंग आप सभी को बहुत बहुत इवनिंग गुड है। ठीक है, ठीक है जी, आप सभी को बहुत बहुत इवनिंग गुड। ओके ओके, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नमस्ते नमस्ते अनुज जी, नमस्ते आदर्श जी, नमस्ते पल्लवी जी, नमस्ते सूरज जी, नमस्ते आदर्श, नमस्ते, गुड इवनिंग अंजलि, सूरज, हाय, प्रिया, अनन्या, मयंक, साक्षी, श्वेता, श्रेया, ईशान, प्रतीक, प्राची, अमृत, रितिका, सलोनी, रितिका जी भी देख रही हैं हमारे साथ, क्या बात है, गौरव, बढ़िया बढ़िया, चलिए बढ़िया। तो वेलकम 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 एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा, मैं हूं आप सबका मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, जो आपके दिल से है वो आप फरमाइएगा। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग क्या करने वाले, आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 देखने वाले, हमारे बहुत ही आसान सा चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में एक होमवर्क दिया था, कैसा चल रहा है वो होमवर्क, कैसा चल रहा है वो होमवर्क, जल्दी ये बताइए जरा, कैसा चल रहा है होमवर्क, जल्दी बताइए भाई। मैंने आपको, याद है ना होमवर्क क्या था, याद है होमवर्क क्या था, या हिंट दूं, हिंट देता हूं। लास्ट क्लास हमारी वेंसडे को हुई थी, मैंने आपको होमवर्क दिया है वेंसडे तक का, कहने का मतलब मैंने आपको आपका जो भी होमवर्क दिया है कंप्लीट करने का टाइम मैंने आपको वेंसडे तक का दिया है ना। हो गया कंप्लीट, कंप्लीट हो गया, बढ़िया सर, भूल गए थे, बहुत बढ़िया बेटा, भूल गए थे ना, यही तो तुम्हारी बात पसंद नहीं आती मुझे, तुम मेरी बात तो याद ही नहीं रखते हो। कंप्लीट, ऑन पीक, ओ भाई हो रहा है, बढ़िया मस्त। देखो, मैंने आपको फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माय होल टीचिंग करियर पहली बार मैंने आपको यह बात बोली है कि कोई चीज करना है तो करना है। ठीक है, आपका जो भी बैकलॉग है ट्रिग्नोमेट्री का, डीपीपीस का हो या फिर प्रैक्टिस शीट का हो या फिर लेक्चर्स का हो, आपके पास वेंसडे तक का टाइम है, आपको कंप्लीट करना ही करना है। जी जान लगा दो, स्कूल की छुट्टी मारो, वीकेंड्स लगाओ, पर कंप्लीट करो। ठीक है, अगर हम आप लोगों के लिए थोड़ी सी मेहनत कर तो कभी कभी आप हमारी बात सुन लिया करो। ठीक है, रही बात आपके बैकलॉग की, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं सोच रहा था आप लोग के लिए बैकलॉग के लिए कुछ प्लान करूं। बैकलॉग के साथ साथ मैंने यह भी सोचा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो किसी कारणवश उड़ान बैच को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, मतलब देरी कर देते हैं, और फिर जब वो सोचते हैं कि यार मैं ज्वाइन करूंगा तो उनको लगता है यार ऑलरेडी इतना सारा कंप्लीट हो गया है, अब मैं अभी से ज्वाइन करूंगा तो 3-4 चैप्टर का बैकलॉग हो जाएगा, वो भी मैथ्स में, उसके बाद अलग सब्जेक्ट में अलग चैप्टर्स का बैकलॉग, है ना। तो एक चीज क्या हो गई, आपके बैकलॉग की प्रॉब्लम, दूसरी चीज क्या हो गई, आपके रिवीजन की प्रॉब्लम की यार बैकलॉग तो सब कुछ, मैं बैकलॉग एक भी नहीं है पर रिवीजन नहीं कर रखा है ना। तीसरी प्रॉब्लम, या जो बच्चे उड़ान बैच अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं पर ये सोच के ज्वाइन नहीं करते कि भैया ऑलरेडी इतना सब कंप्लीट हो गया है, उनके लिए। ठीक है, चौथी चीज आपके स्कूल में जो भी आपका टेस्ट वगैरह हो रहा है उसके लिए एक बहुत बेहतरीन चीज प्लान करी है, होप सीरीज, ये अपन कल लॉन्च कर रहे हैं। इसके लेक्चर्स कहां आएंगे, किस समय आएंगे, कौन कौन टीचर्स लेक्चर लेने वाले हैं, क्या होने वाला है, ये मैं आपको कल आकर बताऊंगा। एक रात में लाइव सेशन लेंगे छोटा सा 10-15 मिनट का। ठीक है, तो प्लानिंग हो गई है फुल। बेसिकली अगर कहूं शॉर्ट सिंपल तरीके से तो एक मैराथन प्लान कर रहे हैं, उस मैराथन में आपके सारा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, उस मैराथन में अगर आपका बैकलॉग है वो कंप्लीट हो जाएगा, उस मैराथन की मदद से अगर आपका स्कूल में कोई टेस्ट चल रहा है वहां पे आप फोड़ के आओगे, या फिर टेस्ट आने वाला वहां पे आप फोड़ के आओगे, उस मैराथन की मदद से जो बच्चा अभी उड़ान बैच ज्वाइन करनी चाहता है पर कहीं ना कहीं ये सोच के रुक जाता है कि यार ऑलरेडी इतना सब कंप्लीट हो गया है, वहां से आप क्या करोगे भैया, आप नई शुरुआत कर सकते हो अपने क्लास 10 की जर्नी की। ठीक है, तो कल आऊंगा, बताऊंगा आपको ये सारी चीजें, है ना। चलिए ठीक है भैया, चलिए अब करें स्टार्ट। इज दिस फ्री, हाँ फ्री है, और तुम लोग को पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं भैया, तुम्हारे लिए हम बैठा है ना। ठीक है, मतलब तुम्हारे पैसे हम नहीं दे पाएगा क्योंकि तुम बहुत सारे लोग हैं, इतना पैसा हम देगा तो कल हम गांव से क्लास ले रहा होगा ऐसे खुले मैदान में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें, फिर स्टार्ट करें। आर यू ऑल एक्साइटेड एंड रेडी? क्या करने वाले, कुछ नहीं तो घर जाओ ना, अबे चपड़गंजू क्वेश्चंस करने वाले। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस। ठीक है, हम लोगों ने सिंपल 4 कॉन्सेप्ट पढ़े थे। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो
यहां से एक लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड बनाऊंगा तो यह हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो यहां से एक लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड बनाऊंगा, यह हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। मानो मैं यहां से देख रहा हूं ऊपर, तो यहीं से एक लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड बनाऊंगा, यह आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। लाइन ऑफ साइट क्या होता है? मानो आप, ये मेरी उंगली है, मैं यहां से देख रहा हूं मेरी उंगली के टॉप को, मैं यहां से देख रहा हूं मेरे उंगली के टॉप को, तो एक स्ट्रेट लाइन जो मेरी आंखों को और उंगली के टॉप को ज्वाइन करेगी उसको मैं क्या बोलूंगा? लाइन ऑफ साइट। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? दोनों ही एंगल बिटवीन क्या होते हैं? किस किस के बीच के एंगल होते हैं भैया? किस किस चीज के बीच के एंगल होते हैं भैया? बताइए जरा, किस किस चीज के बीच के एंगल होते हैं? अरे फगुनिया जी क्या कर रही हैं आप? बताइए ना, काहे बबुआ से बात कर रही हैं? अरे बबुआ धोखेबाज है, बहुत बड़ा धोखेबाज है, उसको खुद का ठिकाना नहीं है। तुमको कैसे संभालेगा, तुम्हारी केयर कैसे करेगा? तुम क्लास में ध्यान दो हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, ठीक है? हाँ, क्या होता है? दोनों ही एंगल क्या होते हैं? एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। किस किस चीजों के बीच के एंगल होते हैं? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन। बट फर्क बस ये है, एलिवेशन तब बनता है जब आप ऊपर देख रहे हो, डिप्रेशन तब बनता है जब आप नीचे देख रहे हो। समझ में आया? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करा जाए अब, है ना? तो बस देखो यार, चैप्टर में सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके, अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लगाने। पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम क्लास अटेंड ना करो, क्वेश्चंस की क्लासेस ले रहा हो इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं विद बेसिक क्वेश्चन नंबर 1। जरा देखिए पहली क्लास किस किसने अच्छे से अटेंड करी है। आपका बहुमूल्य समय 60 सेकेंड का शुरू होता है अब। मैंने 4 पॉइंट था, तीसरा पॉइंट ट्रायंगल देख के ट्रिग्नोमेट्री ठोक दो भैया, चौथा पॉइंट यूनिट का ध्यान रखें। चलिए आपका समय शुरू हो गया है। करिए आंसर, करिए आंसर, करिए आंसर। लैग हो गया, ये तो बहुत ही खतरनाक लैग हो गया, बहुत ही खतरनाक लैग हो गया। हाँ कोई बात नहीं, बहुत ही खतरनाक लैग हो गया था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लैग हो जाता है कभी कभी। लीव द लैग, लीव द लैग। अभी कुछ टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं लगता है, उसकी वजह से लैग हो रहा है। उसको लैग को आप हटा दीजिए, आप क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करिए। हम देख लिए हैं लैग। अरे हमें खुद दिखाई दे, जो तुमको दिखाई देता है वो हमें यहां पे भी दिखाई देता है, तो हमें दिखाई देता है कि यहां पे लैग हो रहा है। हाँ हाँ, चलिए क्या बोल रहे हैं, आराम से क्वेश्चन रीड करना है, ठीक है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन, पहली लाइन से समझ में आ गया कि भैया डिप्रेशन एंगल बन रहा है, मतलब नीचे देखा जा रहा है। सुनिएगा सब लोग ध्यान से, जिसको डायग्राम नहीं समझ में आता, डिप्रेशन एंगल बन रहा है मतलब नीचे देखा जा रहा है। तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कहां से देखा जा रहा है और कहां देखा जा रहा है। भाई नीचे तो देखा जा रहा है, पर कहां से देखा जा रहा है और कहां देखा जा रहा है, यह दिमाग में आना चाहिए, ठीक है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्क्ड ऑन द रोड, तो कहां देखा जा रहा है? एक कार को देखा जा रहा है, रोड जो कि रोड पर खड़ी है, जो कि रोड पर पार्क्ड है। कहां से देखा जा रहा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 150 मीटर हाई टावर। कहां से देखा जा रहा है? एक टावर के टॉप से जिसकी हाइट 150 मीटर्स है। तो तुम्हें क्वेश्चन में समझ में आ गया, यह आपका टावर हो गया, यह आपका ग्राउंड हो गया, यह आपका टावर, यह आपका ग्राउंड। समझ में आया? टावर के टॉप से मानो कार यहां पर पार्क्ड है, टावर के टॉप से मानो कार यहां पर पार्क्ड है, टावर के टॉप से मानो कार यहां पर पार्क्ड है ना? अब आराम से आप यहां से देख रहे हो तो लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बनेगी? आप यहां से देख रहे हो तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। आप जहां से भी देखते हैं, आप नीचे देख रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप जहां से भी देखते हैं वहां से एक लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड, वहां से एक लाइन सीधी खींच दो टू द ग्राउंड, वहां से एक लाइन हॉरिजॉन्टल खींच दो टू द ग्राउंड, वो आपकी क्या होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन। एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है तो लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री, ठीक है भैया? टावर की हाइट कितनी है? 150 मीटर्स, ठीक है भैया? अच्छा, क्या बोल रहे हैं? द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर, द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर, टावर का डिस्टेंस कार से, टावर का डिस्टेंस कार से मतलब ये निकालना है। तो तुम्हें समझ में आ गया क्या निकालना है भैया? बीसी निकालना है। टावर का डिस्टेंस कार से मतलब आपको बीसी कैलकुलेट करना है। अब मैंने आपको सिखाया था ये 30 है तो ये भी 30 होगा। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। भाई देखो
देखो भैया, देखो ये और ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो जो ये वाला एंगल होगा वो इसके बराबर होगा, हाँ या ना? हाँ गुरुजी। अच्छा, अब देखो इस 30 के लिए ये परपेंडिकुलर है, आपको बेस निकालना है, तो आप tan यूज करेंगे, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। tan 30 कितना होता है? 1/√3। AB कितना है? 150। BC आपको निकालना है, तो BC कितना आ गया? 150√3 मीटर्स। 150√3 मीटर्स। क्लियर है बॉस? क्लियर है बॉस? बी एंड सी ऑप्शंस। अच्छा, अरे रे रे रे, दोनों ही ऑप्शन सही है, ये तो ऐसा ही कह रहे हो, हम समझ गए, माफ कर दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, दोनों ही ऑप्शन सही हैं, दोनों ही ऑप्शन सही हैं। ठीक है ठीक है, हमारी गलती है। दादा ठाकुर जी, ओ भाई क्या बात है। दीपक, दादाजी आ गए क्लास में हमारे, ठीक है। यश, शिव शक्ति, नवाफ, ये कौन से दादा हैं वैसे? वो वो वाले दादा है या वो वाले दादा? वाले दादा है। नवाफ, ऋतिक्षा, मयंक, गौतम, आर्यन, संयम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आराम से क्वेश्चन को रीड करना है, बस क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने कोशिश कर रही है। हर क्लास में 10 क्वेश्चंस करेंगे, हमारा कोर्स निपट जाएगा। ठीक है भैया? हाँ रैंक नहीं आई सी पर, कोई बात नहीं, वो हमारी गलती है। हाँ चलिए चलिए, हंसी मजाक मत करिए, हंसी मजाक का सवाल नहीं है, दादाजी निपटने वाले हैं, तुम मजाक कर रहे हो। चलिए देखिएगा क्या बोल रहे हैं। और आप देखो यार, मस्ती कर रहे हो, मजाक करो, पर क्वेश्चन भी करो, ठीक है। चलिए क्या बोल रहे हैं? अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। अच्छा, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म का मतलब क्या? प्लीज चैट बॉक्स पर ध्यान मत देना, क्वेश्चन करो, ठीक है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म का मतलब क्या भैया? कि आंधी तूफान चल रहा होगा, उसके चक्कर में एक पेड़ की आत्महत्या हो गई, मतलब ब्रेक हो गया वो, ठीक है। अच्छा, एंड द ब्रोकन पार्ट, जो ट्री का ब्रोकन पार्ट होगा, बेंड्स, वो बेंड हो जाता है, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। पहले आराम से आप क्वेश्चन रीड करके समझने की कोशिश करो, कहना क्या चाह रहे, अपना समय लीजिए। मानिए ये ट्री है, अब ट्री को क्या हुआ भैया? मानो ट्री यहां से आपका ब्रेक हो गया, समझ में आया? ट्री आपका यहां से क्या हो गया? ब्रेक हो गया। हुआ क्या समझना, जो ये वाला पार्ट है वो ऐसा बेंड हो गया, जो ये वाला पार्ट भाई अगर ब्रेक होगा तो ये वाला पार्ट या तो ऐसे बेंड होगा या तो ऐसे बेंड होगा, हाँ या ना भाई? जो ये पार्ट होगा सोच के देखो ना, या तो वो ऐसे बेंड होगा या तो वो इस साइड बेंड होगा, नीचे गिरेगा जमीन पर, हाँ या ना? तो वैसे ही आप दिमाग लगाइए जरा, वैसे ही आप जरा दिमाग लगाइए। अगर ट्री यहां से ब्रेक हो गया तो ये जो ब्रोकन पार्ट है, जो ब्रोकन पार्ट है वो ऐसा बेंड हो गया, समझ में आया? ये पार्ट आपका इधर आ गया, ये पार्ट आपका ऐसा बेंड हो गया, ये पार्ट आपका ऐसा बेंड हो गया, ठीक है। और ये आपका ग्राउंड, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। ग्राउंड के साथ जो ट्री का ब्रोकन पार्ट है, समझना यहां पे क्या लिखा हुआ है? द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, टॉप ऑफ द ट्री मतलब जो ट्री का टॉप था, जो ट्री का टॉप था वो इधर आ गया, समझ में आया? जो ट्री का टॉप था वो बेंड होके इधर आया, समझ में आया? जो ट्री का टॉप था वो बेंड होके इधर आया, समझ में आया? मेरे ख्याल से आया होगा। क्या बोल रहे हैं? मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। तो जो ट्री का टॉप है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्या बोल रहे हैं हम? द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। अच्छा, ट्री के फुट से, ट्री के फुट से, ट्री के फुट से टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। ट्री के फुट से ट्री के टॉप तक, ट्री के फुट से ट्री के टॉप तक इज 8 मीटर्स दिया हुआ है। मतलब आपको ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 8 मीटर्स का। बोला क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। बोला क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। बताना जरा क्या निकालना है डायग्राम के हिसाब से। इसको ए बोलूं, इसको बी बोलूं, इसको सी बोलूं, इसको डी बोलूं। बताइए जरा डायग्राम के हिसाब से क्या निकालने का है बॉस? बताइए जरा डायग्राम के हिसाब से क्या निकालने का है बॉस? डायग्राम समझ में आया? डायग्राम समझ में आया? ये ट्री था, मानो यहां से ब्रेक हो गया तो या तो वो इस साइड बेंड होगा या तो वो इस साइड बेंड होगा। माना मैंने इस साइड बेंड हुआ तो जो ट्री का टॉप है, जरा ध्यान देना, जो ट्री का टॉप है वो ग्राउंड पर ऐसे आ जाएगा, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहे। ट्री के फुट से ट्री के टॉप तक का डिस्टेंस 8 मीटर है। क्या निकालना है? वेरी गुड, आपको निकालना है एसी।
आपको क्या निकालना है, एसी, है ना। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन में अच्छे से लिख के बता दूंगा किस तरीके से लिखना है, बट फिलहाल तुम सिर्फ क्वेश्चन करने पे फोकस करो। मैं फिर से बोलूंगा किस तरीके से एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है, ये मैं तुम्हें सिखा दूंगा 2-3 क्वेश्चन में आज, पर आज अभी फिलहाल सिर्फ क्वेश्चन करने पर फोकस करो, ठीक है भैया। क्या दिमाग में आता है भैया, अच्छा एसी निकालना है, ठीक है भैया। तो एसी निकालना है मतलब ए बी और बीसी निकालना पड़ेगा, ए बी और बीसी निकालना पड़ेगा। अब देखो बीसी तो आपके ट्राइंगल का पार्ट है, वो निकल जाएगा, तो बिना सोचे समझे पहले बीसी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 30 के लिए परपेंडिकुलर ये, बेस ये, तो tan 30, अगर मैं ट्राइंगल CDB की बात करूं, अगर मैं ट्राइंगल CDB की बात करूं, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी BC, बेस यानी DC। तो tan 30 होता है 1/√3। BC कितना पता नहीं, DC कितना 8 मीटर्स। तो BC आपका यहां से आ गया, कुछ नहीं सोचना, जैसा आ रहा जो आ रहा लिखते जाओ। BC आ गया आपका 8/√3, लेकिन आप सब बखूबी जानते हैं 8/√3 को आप क्या लिखेंगे, ऊपर नीचे √3 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नीचे आपका इरेशनल नंबर है तो आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो यह आ गया आपका 8√3/3 मीटर्स BC की वैल्यू, यह आ गया आपका BC। अब मुझे आप लोग सोचकर बताइए, BC तो आ गया, AB कैसे निकालोगे, BC तो आ गया, AB कैसे निकालोगे। भाई आपको AC चाहिए ना, तो BC तो आ गया, AB कैसे निकालेंगे ये बताइए, AB कैसे निकालेंगे ये बताइए। हाउ विल यू फाइंड AB, हाउ विल यू फाइंड AB, हाउ विल यू फाइंड AB, है ना। जब भी मैं क्वेश्चन कर रहा होता हूं प्लीज आप लोग बोर्ड पर फोकस करो, अगर तुम चैट पे फोकस करोगे नहीं समझ में आएंगी बातें। कैसे निकालेंगे, हां वेरी गुड। अरे AB जो ट्री का ब्रोकन पार्ट है वो BD ही तो है, सोच के देखो, AB जो ट्री का ब्रोकन पार्ट है वो BD तो है, हां या ना। भाई जो AB है वो BD ही तो है, हां या ना। जो AB है वो BD तो है, ट्री का ब्रोकन पार्ट, हाँ या ना, ब्रोकन पार्ट है कि ना ट्री का। समझ में आया, तो समझ में तुमको आ गया होगा। ए बी ना निकाल कर BD निकाल लो। अब BD कैसे निकालेंगे, 30 डिग्री के लिए ये हाइपो, ये बेस, ये हाइपो, ये बेस, ये हाइपो, ये बेस, तो H और B वाला T रेशो यूज करना पड़ेगा। तो फिर से क्या करा हम लोगों ने, ट्राइंगल BDC में cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। cos 30 आपका होता है, cos 30 आपका होता है √3/2। बेस कितना भैया, बेस कितना, बेस आपका DC, हाइपो आपका BD, ठीक है। तो √3/2, यह आ गया 8, यह आ गया BD। तो आपके BD की वैल्यू आ गई है 16/√3। आप ऊपर नीचे अगर √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो BD आपका आ जाएगा 16√3/3। BD आपका आ जाएगा 16√3/3। समझ में आया, BD आ गया आपका 16√3/3। समझ में आया, अच्छा तो BD आ गया मतलब AB वही है, BD आ गया मतलब AB वही है। तो AC कैसे निकलेगा, AC कैसे निकलेगा, AB प्लस BC, हाँ या ना यार। AC कैसे निकलेगा, AB प्लस BC, AB प्लस BC। AB कितना है 16√3/3, AB कितना है 16√3/3, और BC कितना है, BC कितना है मैंने अभी निकाला 8√3/3, 8√3/3। यह आपका ट्री की हाइट दैट इज AC। कर लो सॉल्व, तो 3 नीचे कॉमन, 16√3 प्लस 8√3 कितना होता है 24√3/3। यह आपका AC। 324 को काटेगा 8√3 मीटर आपके ट्री की हाइट आ गई, 8√3 मीटर आपके ट्री की हाइट आ गई। ठीक 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 है, देख लो आराम से किस तरीके से करा हम लोगों ने क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक, कितने प्रतिशत समझ में आपको ये वाला क्वेश्चन, जरा थम्स अप करना, है ना। वैसे तो मैं बहुत आराम से बता रहा हूं, बट स्टिल तुम्हें लग रहा है स्पीड फास्ट है तो तुम लोग बोल सकते हो, है ना। ठीक है, √3 की वैल्यू देखो, अगर क्वेश्चन में दिए तो रख दो, नहीं दी तो तुम लोग ऐसा भी आंसर छोड़ सकते हो। बाकी तुम्हें अगर डर लग रहा है तो तुम रख दिया करो वैल्यू, है ना। बाकी जैसा कि मैंने कहा √3 की वैल्यू अगर क्वेश्चन में दी है या फिर क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि डेसिमल में निकालें आंसर, तो फिर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं देखो यार जो ये इस चैप्टर के पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं, अगर तुम्हें अभी तक भी कुछ समझ नहीं आया तो हार मारने की जरूरत नहीं है। तुमको 2-3 क्वेश्चन चमक गया ना, तुम सारे क्वेश्चन निपटा दोगे खुद से बिना किसी की मदद के। तो बस तुम ध्यान देते रहो, बस तुम ध्यान देते रहो।
ठीक है, अब एक काम करूंगा मैं, जब मैं कुछ समझा रहा हूं ना तो मैं चैट बॉक्स बंद करके समझाऊंगा, अदरवाइज क्योंकि बाकी टीचर मैंने देखा चैट बंद कर देते हैं। हम क्या तुम्हारे वो लाडले हैं तो हम चैट बंद करते नहीं, हम चाहते नहीं तुम चुप रहो, पर तुम उसका गलत फायदा उठाते हो। फिर 89% लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं 10 को नहीं आया कोई बात नहीं, अब आएगा, अब आएगा। ठीक है, आराम से क्वेश्चन रीड करेंगे, सॉल्व करेंगे, आराम से क्वेश्चन रीड करेंगे, सॉल्व करेंगे। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ क्लास आई एम सेटिंग यू ऑफ। चलिए, नहीं तो तुम मेरे मजे लोगे। फिर करिए जरा सॉल्व, करिए जरा सॉल्व, एकदम शांतिपूर्वक लंबी लंबी सांस लेके सॉल्व करिए। क्या बोल रहे हैं? अ स्टैच्यू, अच्छा 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। किस तरीके से मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये दिखाई दे रहा है? किस तरीके से अपन क्वेश्चन को रीड करते हैं एकदम आराम से। तुम कैसे करते हो? अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, और फिर तुम्हारी आंखें कहीं ना कहीं इधर भी होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ, ऐसे तुम रीड करते हो। ऐसे रीड करके कुछ समझ नहीं आता मेरी जान। जिस तरीके से मैं रीड कर रहा हूं उस तरीके से रीड करना है, आदत लगाओ इस चीज की हमेशा। अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। अब तुम बोलोगे पेडेस्टल क्या होता है? नहीं पता, कोई बात नहीं। पेडेस्टल बेसिकली दोस्तों एक स्टैंड होता है, आप ऐसे समझ सकते हो उसमें। ठीक है, एक स्टैच्यू है जिसकी हाइट इतनी है, वो खड़ा हुआ है एक पेडेस्टल पे। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट लिखा है, फ्रॉम अ पॉइंट लिखा है। फ्रॉम अ पॉइंट का मतलब होता है ग्राउंड पर एक पॉइंट से, ग्राउंड पर एक पॉइंट से, ग्राउंड पर एक पॉइंट से, ग्राउंड पर एक पॉइंट से। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर देखा जा रहा है, मतलब ऊपर देखा जा रहा है। कहां से देखा जा रहा है, कहां देखा जा रहा है, ये तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। कहां से देखा जा रहा है ये तो क्लियर है, ग्राउंड पर एक पॉइंट है वहां से देखा जा रहा है। कहां देखा जा रहा है? ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री। तो कुछ ना कुछ तो तुम्हें समझ में आ रहा है। मानो ये आपका ग्राउंड है ना, मानो ये आपका ग्राउंड है। ठीक है भैया, अच्छा ठीक, मानो ये आपका पेडेस्टल होगा, कोई स्टैंड होगा, और पेडेस्टल के ऊपर आपका स्टैच्यू है, और पेडेस्टल के ऊपर आपका स्टैच्यू मान लो। ऐसा समझ में आया? तुम लोगों ने शायद कभी तुम रोड वगैरह पे जाते होगे तो एक चौराहा होता होगा, उस चौराहे में या फिर ऐसी नॉर्मली भी रोड पे आप जाओगे, आपने कभी देखा होगा जो भी स्टैच्यू लगे होते हैं फ्रीडम फाइटर्स के या फिर हिस्ट्री में जो लोग थे उनके, वो एक स्टैंड पर लगे होते हैं। उस स्टैंड को ये लोग पेडेस्टल कह रहे हैं। समझ में आया ना भैया? तो ये पेडेस्टल है, उसके ऊपर स्टैच्यू है, ये पेडेस्टल है, उसके ऊपर स्टैच्यू है, ये पेडेस्टल, उसके ऊपर स्टैच्यू है। अब क्या बोल रहे हैं? ग्राउंड पर एक पॉइंट से, ग्राउंड पर एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर देखा जा रहा है। कहां देखा जा रहा है? ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू, स्टैच्यू के टॉप को, स्टैच्यू के टॉप को, स्टैच्यू के टॉप को। तो ये बन गया आपका लाइन ऑफ साइट। भाई यहां से देख रहे हैं, वहां देख रहे हैं, तो ये आपका लाइन ऑफ साइट। अब ध्यान से सुनिएगा, लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? जहां से देखते हो वहां से एक लाइन हॉरिजॉन्टल टू द ग्राउंड। समझ में आ रहा है? ठीक है ना भैया? ठीक है भैया, अच्छा ठीक है भैया। तो ये हॉरिजॉन्टल, ये लाइन ऑफ साइट, तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते समय डेफिनेशन बोलिए, लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल, लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। ठीक है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब फिर से ऊपर देखा जा रहा है ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। सेम पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप को, सेम पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप को, सेम पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप को देखा जा रहा है। तो लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन। समझ में आ रहा ना ये चीज भाई? ये लाइन ऑफ साइट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का एंगल आपका क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये एंगल आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। क्या निकालना है आपको? क्या निकालना है आपको? हाइट ऑफ द पेडेस्टल मतलब क्या निकालना है? हाइट ऑफ द पेडेस्टल मतलब क्या निकालना है आपको? बीसी निकालना है। क्या निकालना है? बीसी निकालना है। क्या निकालना है? बीसी निकालना है। समझ में आ गया? ठीक है, क्या करेंगे? क्या करेंगे? अगर नहीं समझ में आ रहा है, दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, एक 30 डिग्री वाला BCD, एक 60 डिग्री वाला ACD। दोनों में बिना सोचे समझे ट्रिग्नोमेट्री लगा दीजिए। मैंने क्या बोला था? तीसरा पॉइंट क्या था डायग्राम बनाने के बाद? बिना सोचे समझे आप ट्रिग्नोमेट्री लगा दीजिए। पर कौन सा टी रेशियो लगाओगे? पर कौन सा टी रेशियो लगाओगे? देखो कुछ दिया हुआ है, स्टैच्यू की हाइट आपको 1.6 मीटर दी हुई है। स्टैच्यू की हाइट आपको 1.6 मीटर दी हुई है।
ए बी आपको 1.6 दिया हुआ है। कौन सा टी रेशियो लगाओगे ये समझ नहीं आता, मैं बताता हूं। देखो 30 डिग्री के लिए 60 डिग्री के लिए ये जो ए बी या फिर बी सी या फिर ए सी की बात करूं, 30 और 60 के लिए कुछ परपेंडिकुलर है, हाँ या ना? सर आप परपेंडिकुलर क्यों ले रहे हो? परपेंडिकुलर का कुछ पार्ट 1.6 दिया हुआ है और बीसी आपको निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर में तो खेलना है, मतलब टी रेशियो में आपका पी यानी परपेंडिकुलर आना चाहिए। अब पी के साथ बी लूं या एच लूं, सोच के देखो, सोच के देखो। अगर आप इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर तो लोगे, अगर आप बेस लेते हो तो डीसी होगा, पता नहीं ना। लेकिन सर बेस डीसी पता नहीं तो क्यों लूंगा? पर अगर आपको मैं बोलता हूं आप डीसी लो बेस, लो बेस। सिमिलरली अगर आप इस ट्रायंगल में भी देखो तो बेस डीसी ही है, दोनों ट्रायंगल का बेस डीसी ही है। हां बेशक आपको डीसी नहीं पता पर बेस तो डीसी है ना, तो दोनों ट्रायंगल में सेम बेस है, क्या पता कट जाए, क्या पता कट जाए। तो इसलिए आप पी के साथ बी लेंगे। तो बस बिना सोचे समझे अब आप क्या लगाएंगे? ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले काम करता हूं बीसीडी में लगाता हूं, है ना? तो टैन ट्रायंगल बीसीडी की बात कर, ट्रायंगल बीसीडी में क्या? tan 30 डिग्रीज इक्वल्स टू बेस यानी बीसी और सॉरी परपेंडिकुलर यानी बीसी, बेस यानी डीसी। कुछ नहीं सोचना है जब तक ट्रिग्नोमेट्री दोनों ट्रायंगल में ना लगा दो, कुछ नहीं दिमाग लगाना है, बस एकदम आंखें बंद करके करना है। तो बीसी कितना हो गया पता नहीं, डीसी कितना हो गया पता नहीं, अरे कुछ नहीं पता, अरे जाने दो भाड़ में, भाड़ में जान दो, नहीं पता यहीं पर छोड़ दो इसको। दूसरा ट्रायंगल देखो, ये नहीं सोचना सर यहां से तो कुछ आया ही नहीं है, नहीं भाड़ में जान दो। एसीडी की बात करता हूं, ट्रायंगल एसीडी की बात करता हूं। तो अगेन tan 6 दोस्तों, अच्छा ये 45, हाँ मैं समझ गया तुम लोग मुझे गाली दे रहे होगे, मैं समझ गया तुम लोग मुझे गाली दे रहे होगे, मैं समझ गया तुम लोग मुझे गाली दे रहे होगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है, नहीं दे पाओगे गाली, मैं तुमको चुप करके रखा है, ठीक है? अब सही है ना? हाँ वो भी नहीं बता पाओगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गाली लेकिन दे रहे होगे। देखो फायदा तो हुआ कुछ, बीसी बराबर कुछ डीसी आ गया। क्या करें, इसका अचार डालें? नहीं नहीं नहीं, कुछ मत सोचो अभी, ठीक है? tan 60 डिग्री की बात करता हूं, tan 60 तो क्या हो गया भैया? परपेंडिकुलर एसी बेस डीसी, परपेंडिकुलर एसी बेस डीसी। अब क्या करें? tan 60 पता है √3। एसी से मतलब नहीं है, एसी से मतलब नहीं, हंस रहे हो? अच्छा एसी से मतलब नहीं है भाई, देखो ना एसी पता ही नहीं है, पर एसी को मैं ए बी प्लस बीसी लिख सकता हूं। फायदा क्या? ए बी मुझे पता है, बीसी मुझे पता करना है, तो एसी की जगह मैंने लिखा ए बी प्लस बीसी, नीचे क्या आ गया? डीसी। अब क्या करें? अरे मत सोचो ज्यादा, ए बी की जगह 1.6, बीसी पता नहीं, डीसी पता नहीं। अच्छा निकालना क्या है? बीसी। निकालना क्या है? बीसी। निकालना क्या है? बीसी। तो बीसी निकालने के लिए डीसी पता होना चाहिए, बीसी निकालने के लिए डीसी पता होना चाहिए। दोनों ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री तुम लगा के यहां तक करोगे, इसके बाद दिमाग लगाओ, बीसी निकालने के लिए डीसी पता होना चाहिए। अरे डीसी कहां से आएगा? डीसी को मैं बीसी लिख सकता हूं, डीसी को मैं बीसी लिख सकता हूं। तो भैया जे आ गया √3, जे आ गया 1.6, जे आ गया बीसी, और डीसी की जगह अपन ने बीसी डाल दिया। अब बीसी ऊपर जाएगा तो बीसी √3, ये आ गया 1.6, ये आ गया बीसी। अब बीसी बीसी निकालना है तो भैया साथ में तो करना पड़ेगा, तो बीसी √3 माइनस बीसी इक्वल टू 1.6। भाई बीसी इधर आके माइनस का, अब दोनों में बीसी है तो बीसी मैंने कॉमन लिया, यहां पर बचा √3, यहां पर बचा -1 बराबर 1.6। तो यह आपका आ गया BC इंटू √3 -1 बराबर 1.6। अब BC निकालना है तो यह चीज नीचे जाएगी, क्यों? BC के साथ ये मल्टीप्लीकेशन में नीचे जाएगा, तो 1.6 यह आ गया आपका √3 -1 नीचे, यह आ गया आपकी BC की वैल्यू। बताओ भैया, अब तुमको मैं चालू कर देता हूं जरा। इतना समझ आया? इतना समझ आया तो लिखो आया, इतना समझ आया तो लिखो आया। एकदम चुप हो गए थे, अच्छा नहीं लग रहा तुम लोग चुप हो गए थे तो, पर तुम्हें कभी कभी चुप तो करना पड़ता ताकि तुम्हें समझ में आए, ठीक है? डन बिफोर मी, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद क्या करेंगे? क्या यहीं पे आंसर छोड़ देंगे? क्या यहीं पे आंसर छोड़ देंगे? क्या यहीं पे आंसर छोड़ देंगे? बोलिए जरा। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा रहा हूं, बट ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल लिख के ट्रिग्नोमेट्री लगा रहा हूं। इसके बाद क्या करूंगा?
इसके बाद क्या, रैशनलाइज करना पड़ेगा। नीचे आपका एक इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल माइनस रैशनल हमेशा इर्रेशनल होता है, तो आप इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, ऊपर √3 मल्टीप्लाई, नीचे √3 + 1 से मल्टीप्लाई, ऐसा करना पड़ता है ना, ऐसा करना। 0.6 इंटू √3 + 1, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा बोलो, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, सोच के देखो क्या आएगा, यह आपका मेरी जान a - b लिखा है, यह आपका a + b लिखा है, तो a - b इंटू a + b क्या होता है, a² - b²। मेरे कहने का मतलब यह है कि भाई देखो √3 जाके इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, -1 जाके दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ऐसा ना करके डायरेक्ट आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, लैग को जाने दो भाड़ में, ठीक है। तो √3 - 1 इंटू √3 + 1 कितना हो गया, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, हाँ या ना, अरे भैया a का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो यह आ गया आपका, यह आ गया आपका 1.6 इंटू √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 होता कितना 2, 1.6 2 से कटेगा तो यह आपका 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर्स आंसर आ जाएगा। यह आपका फाइनल आंसर, यह आपका फाइनल आंसर, आपको यहां पर आंसर छोड़ना पड़ेगा 0.8 इंटू √3 + 1, ठीक है, 0.8 इंटू √3 + 1, देख लीजिए आराम से, देख लीजिए आराम से, एकदम आराम से देख लो, ठीक है। एक बार अपन तुम्हारे डाउट्स भी देख लेता है, अगर कुछ तुमको परेशानियां हैं तो। सर ट्रिग्नोमेट्री से आसान है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, सर अभी तो फॉर्मूला भी नहीं लर्न हो पाया सर, क्या करूं सर, ट्रिग्नोमेट्री से आसान है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, कहना क्या चाह रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो, यथार्थ जी गेमिंग की बात कर रहे हैं सर, ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया, ध्यान नहीं दिया होगा यार तन्वी, इसलिए कोई बात नहीं, ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूं, समझ में आ जाएगा, लोड मत लो, ठीक है। सर आपको कैसे पता चल रहा है कि हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्री लगेगा, वही तो आपको बता रहा हूं, वही तो आपको बता रहा हूं, आप सीखने की कोशिश तो करो। ये ट्रायंगल है 45 डिग्री के लिए, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपो, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपो, परपेंडिकुलर तो लेना ही पड़ेगा, क्यों, आपको बीसी चाहिए ना, तो परपेंडिकुलर लोगे तब तो बीसी आएगा, तो ट्रायंगल में आपको परपेंडिकुलर तो लेना ही है। अब इस परपेंडिकुलर के साथ आप बेस लोगे या हाइपो लोगे, वो मैंने दिमाग लगाया। अगर आप देखो ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है और ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, दोनों का हाइपो अलग है पर दोनों का बेस सेम है डीसी, तो इसलिए मैंने परपेंडिकुलर के साथ बेस लिया। समझ में आया, लोड मत लो, बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं, समझ में आएगा, ठीक है। एक भी क्लिक हो गया, एक भी क्लिक हो गया, मजा आ जाएगा। करिए, मैं चैट पॉज कर रहा हूं, आप लोग प्लीज चैट पर ध्यान मत देना, डायग्राम बनाओ, पहले तो डायग्राम बनाओ, पहले तो डायग्राम बनाओ, मुझे माफ कर दीजिएगा, हम आपको चुप कर रहे हैं पर ये बहुत जरूरी है, तुम्हारे लिए है ना। चलिए आराम से डायग्राम बनाओ, मैं तुम्हें समय दे रहा हूं 40 सेकंड का, फिर मुझे देखना मैं किस तरीके से बनाता हूं, ठीक है। अब मैं बनाता हूं, ठीक है। चलिए क्या बोल रहे हैं, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय, अभी डायग्राम नहीं बना सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं लड़का कहां खड़ा है, नीचे भी हो सकता है, कहीं ऊपर भी हो सकता है कहीं छत पे, अरे कहीं भी हो भैया, 1.5 मीटर टॉल बॉय, ठीक है, उसकी हाइट 1.5 मीटर, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, is standing at some distance from a 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग होगी, है ना, बिल्डिंग को आप सीधा ही बना सकते हो, उससे 30 मीटर दूर नहीं, अच्छा उससे कुछ दूर एक लौंडा खड़ा है 1.5 मीटर का, एक लौंडा खड़ा है जिसकी हाइट कितनी है भैया,
1.5 मीटर। समझ में आ रहा है ये बात? ठीक है। और बिल्डिंग की हाइट कितनी भैया? 30 मीटर। बिल्डिंग की हाइट कितनी भैया? 30 मीटर। समझ में आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर देखा जा रहा है। कहां से देखा जा रहा है? कहां देखा जा रहा है? ये इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम हिज आईज, अच्छा उसकी आंखों से देखा जा रहा है। उसकी आंखों से देखा जा रहा है। टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, अच्छा उसकी आंखों से टॉप ऑफ द बिल्डिंग देखा जा रहा है। उसकी आंखों से टॉप ऑफ द बिल्डिंग देखा जा रहा है। उसकी आंखों से टॉप ऑफ द बिल्डिंग देखा जा रहा है। ठीक है, मुझे बस ये बताओ हॉरिजॉन्टल लाइन कहां बनेगी? दिमाग लगाना है। जहां से भी आप देखते हैं वहां से एक लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड। समझ में आ रहा है? जहां से भी आप देखते हैं वहां से एक लाइन पैरेलल बना दो ग्राउंड के। जहां से भी आप देखते हैं वहां से एक लाइन पैरेलल बना दो ग्राउंड के। तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। ठीक है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहे हैं मतलब लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल 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 के बीच का एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब बढ़ आगे देख क्या रहे। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। नहीं समझ में आया? 3 बार और रीड करो। इंक्रीजेस मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, कुछ तो समझ में आएगा कि जो लड़का है वो बिल्डिंग की तरफ चल रहा है। टूवर्ड्स द बिल्डिंग, जो लड़का है वो बिल्डिंग की तरफ चल रहा है। समझ रहे हो? जो लड़का है वो बिल्डिंग की तरफ चल रहा है। और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हुआ? इंक्रीज हो। तुम खुद दिमाग लगाओ। मानो तुम इधर खड़े हो, तुम किसी बिल्डिंग को देख रहे हो, तुमने अभी इतना ऊपर देखा, तुमने अभी इतना ऊपर देखा। समझना मेरी बात को, या फिर ऐसे समझो, तुम ये खड़े हो, तुम ये खड़े हो, मानो ये बिल्डिंग का टॉप, ये पेन का टॉप है, बिल्डिंग का टॉप, ये पेन का टॉप है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तुम इधर खड़े होकर इसको देख रहे हो। अब तुम थोड़ा सा भी आगे जाओगे, तुम्हारी मुंडी थोड़ी और ऊपर होती चली जाएगी। सोच के देखो भाई, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो, जितना आगे जाते जाओगे उतना तुम्हारी मुंडी ऊपर जाते जाएगी। हाँ या ना? हाँ या ना? सोच के देखो। तुम एकदम बिल्डिंग के नीचे आ जाओगे तो बिल्डिंग के टॉप को ऐसे देखोगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो आपको समझ में ये हो क्या रहा है? एंगल इंक्रीज हो रहा है। एंगल इंक्रीज हो रहा है। पहले तुम ऐसे देख रहे थे, फिर ऐसे देखोगे, फिर ऐसे देखोगे, फिर ऐसे देखोगे। तो वही यहां पे बोल रहे हैं कि जो लड़का है वो क्या हुआ भैया? चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया। मानो लड़का आपका इधर आ गया, मानो लड़का आपका इधर आ गया। हाइट 1.5 ही रहेगी। अब क्या हुआ? उसने फिर से बिल्डिंग के टॉप को देखा, यहां से उसने फिर से बिल्डिंग के टॉप को देखा, यहां से उसने फिर से बिल्डिंग के टॉप को देखा, है ना? तो लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल, ये कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा और ये कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन में। वो लोग बोल रहे हैं ये 30 है, जैसी वो टुवर्ड्स द बिल्डिंग गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो गया, 60 हो गया। दिमाग लगाओ ना, तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा। पहले वो ऐसा देख रहा होगा, फिर वो जैसे ही इधर आया थोड़ा सा ऐसा देखना पड़ेगा। हाँ या ना? एंगल इंक्रीज हुआ। डायग्राम समझे? डायग्राम समझे तो लिखो DSG डायग्राम। समझ गए? ये आपका A बोल दो, ये B बोल दो, ये C बोल दो, ये D बोल दो, ये E बोल दो, ये F बोल दो, ये आपका G बोल दो। हर पॉइंट की नेमिंग अच्छे से कर दीजिए, हर पॉइंट की नेमिंग अच्छे से कर दीजिए। एक तो चैट चलाने के लिए वापस इधर आना पड़ता है। डायग्राम समझ गए? डायग्राम समझ गए? क्या है डायग्राम? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। क्या निकालने को बोला है बस ये बताओ। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। एकदम आराम आराम से बता रहा हूं। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। क्या निकालने को बोला है? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। क्या निकालने को बोला है? क्या निकालने को बोला है? कितना डिस्टेंस वो बिल्डिंग की तरफ चला, कितना डिस्टेंस वो बिल्डिंग की तरफ चला। क्या निकालने को बोला है? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। आपको BD निकालने को बोला है, आपको BD निकालने को बोला है। BD और AC एक ही बात है भाई। आप मुझे बताओ, बाय कंस्ट्रक्शन ये आपको लिखना भी पड़ता है, बाय कंस्ट्रक्शन ये आपको लिखना भी पड़ता है ऐसे, बाय कंस्ट्रक्शन। मुझे आप एक बात बताइए कि जो AB है वो CD के बराबर होगा, वो EF के बराबर होगा। हाँ या ना? मतलब जो AB है वो CD के बराबर, वो EF के बराबर। समझ में आ रहा है ये बात? तो लिखो ARH आ रहा है। ऑल्सो जो AC है वो BD के बराबर होगा, जो AC है वो BD के बराबर होगा। ऑल्सो जो CE है वो DF के बराबर होगा।
जो सी है वो जिस तरीके से हमने डायग्राम बनाया है, आपका जो सी है वो डीएफ के बराबर होगा। सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है। जो आपका ए ई है वो आपका बीएफ के बराबर होगा। जो आपका ए है वो आपका बीएफ के बराबर, सोचो ना, ये पूरा आपका इस पूरे के बराबर होगा डायग्राम के हिसाब से। समझ में आ रहा है ये बात? इजी है ना? ठीक है, तो ये आपको लिखना पड़ता है। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? बिना सोचे समझे ट्रायंगल देख के ट्रिग्नोमेट्री लगाना है, कुछ नहीं सोचना है। बार बार तो मैं ये बोल रहा हूं, बिना सोचे समझे ट्रायंगल देख के ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। कौन सा ट्रायंगल देखें? एक 30 वाला, एक 60 वाला। तो 30 वाला आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, 60 वाला आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा। बिना सोचे समझे ट्रिग्नोमेट्री लगाएं। कौन सा रेशियो लगाओगे ये तुम मुझे बताओ। कौन सा रेशियो लगाओगे ये तुम मुझे बताओ फटाफट। या ये भी आपका 1.5, कौन सा रेशियो लगाओगे ये तुम मुझे बताओ। ठीक है, पर उसके पहले ये बताओ जी कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ। पूरा बिल्डिंग जो जी से लेकर एफ है, जी से लेकर एफ, ये पूरा 30 है, ये पूरा आपका 30, ये पूरा आपका 30 है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये पूरा आपका 30 है, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये कितना होगा, ये जी कितना होगा। ये पूरा 30 है, ये कितना होगा? tan, वेरी गुड, tan ही लगेगा। अक्सर केसेस में tan ही लगता है, पर आपको समझ में आ रहा होगा ये 30 है पूरा, 30 में से इतना हटा दो, समझ रहे हो? 30 में से इतना हटा दो, 30 में से भाई ये माइनस कर दो, ये हटा दो, तो ये 1.5 है। 30 में से 1.5 माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 28.5। समझ में आ रहा है? इजी, लगा दो ट्रिग्नोमेट्री, अब लगा दो भैया। तो ट्रायंगल्स जी सी ई की बात कर लेता हूं पहले। ट्रायंगल जी सी ई की बात करता हूं। tan 30 मैं क्यों लगा रहा हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्यों लगा रहा हूं tan? उसका रीजन है, समझो। जी आपको पता है 60 के लिए जो परपेंडिकुलर है आपको पता है, बेस क्यों ले रहा हूं समझ में आएगा अभी। जब आप बड़ा ट्रायंगल लोगे, जब आप बड़ा ट्रायंगल लोगे, बड़े ट्रायंगल में भी 30 के लिए ये परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। बेस क्यों लोगे? क्योंकि आपको बेस से काम है, आपको ये कुछ बीडी पता करना है जो कि बेस का पार्ट है, हाँ या ना, इसलिए बेस। तो tan 30 परपेंडिकुलर जी अपॉन बेस सी, परपेंडिकुलर जीई अपॉन बेस सी। तो tan 30 होता है 1/√3। जी आपको 28.5 दिया है, कुछ नहीं सोचना, बस लगाते जाओ। यहां से आपको सी निकल के आ गया, कितना आ गया सी? 28.5√3, 28.5√3। कुछ नहीं सोचना है सी का क्या करेंगे, कुछ नहीं सोचना है सी का हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं सोचना है सी का हम लोग क्या करेंगे। बस यहां पे ये आपका tan 30 है मेरी जान, ये tan 30 है, tan 60 होगा, है ना, tan 60 है ना, तो ये आपका √3 हो जाएगा। तो C आपका आ गया, ध्यान देना, 28.5 अपॉन √3, ठीक है, इंटू √3 अपॉन √3 करना पड़ेगा। तो यह आपका आ गया 28.5 √3 अपॉन 3। क्या 3 से कट जाएगा? 3 9 जा 3 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। कितना आएगा जल्दी बोलो, नहीं समझ में आ रहा गुरुजी? देखो तो 285/10 कर दो इसको, और इसको √3 अपॉन 3 कर दो, कर सकते हैं ऐसा। 3 1 जा 3 9 27, 1 बचा 3 3 3 3 5 15, तो ये आपका 9.5 √3 आ जाएगा। सही है, ये आपका 9.5 √3 आ रहा है, हाँ या ना? यह आपका आ रहा है 9.5 √3। इसको अच्छे से लिख देते हैं, 9.5 √3 कट रहा है ना पक्का 3 से। 3 3 3 3 9 27, 1 बचा 3 5 15, 9.5 √3 आएगा। ठीक है, 9.5 √3, 19 √3 कैसे आएगा? 9.5 आएगा ना, 0.5 कैसे आएगा गुरुजी? अरे 95/10 9.5। ठीक है, ठीक है, यही आ रहा है, यही आ रहा है सबका, यही आ रहा है सबका। हाँ, अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, सी आ गया। अब क्या करें? ज्यादा नहीं सोचना है, ज्यादा नहीं सोचना है। अब कौन सा ट्रायंगल? अब GAE, GAE tan 30 वाला। तो ट्रायंगल GAE की बात करता हूं, tan 30 ट्रायंगल GAE, ट्रायंगल GAE की बात करता हूं। tan 30 परपेंडिकुलर यानी GE, बेस यानी AE, G अपॉन AE, G अपॉन AE। समझ में आया? G आपको दिया हुआ है 28.5, यह आपका कितना हो जाता है? 1/√3।
ए का क्या करें बताओ, ए का क्या करें, इस ए का क्या करें, इस ए का, ए से हमें काम नहीं है, ए से हमें काम नहीं है। बहुत बड़े सब लोग सही आंसर कर रहे हैं। ए से हमें काम नहीं है, हमें किससे काम है, हमें एसी से काम है। क्यों, एसी जो होगा वही तो बीडी होगा, हमें बीडी निकालना है। अगर हमें बीडी निकालना है मतलब एसी पता होना चाहिए, तो ए से काम नहीं है। ए को मैंने लिख दिया एसी प्लस सी, समझ में आ रहा है, ए को मैंने एसी प्लस सी लिख दिया। क्या कर सकता हूं ऐसा, बिल्कुल कर सकता हूं। तो ए को मैंने लिखा एसी प्लस सी, समझ में आया, एसी प्लस सी। फायदा क्या, AC प्लस सी 1 में जाके मल्टीप्लाई, तो AC प्लस सी बनेगा, √3 ऊपर, तो ये आपका 28.5 √3 बनेगा। अब इसमें आपको कुछ पता है क्या, आपने अभी निकाला कि आपके C की वैल्यू 9.5 √3 है, आपके CE की वैल्यू 9.5 √3 है, प्लस AC बराबर 28.5 √3। अब आपको बखूबी पता ये उस साइड जाएगा, तो 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, तो यह आ गया आपका 19 √3 मीटर्स। एसी की वैल्यू, बीडी की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 19 √3। क्लियर है बात। थोड़े लंबे कैलकुलेशंस हैं, पर आई होप ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी, बस कैलकुलेशन करना है। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना किसी भी मोमेंट पे कि हम कर क्या रहे हैं, तुम बस ट्रायंगल देख के ट्रिग्नोमेट्री लगाओ और उसके बाद आप अपना काम करेंगे। लैगिंग ज्यादा हो रही है आज, लैगिंग ज्यादा हो रही है आज, लैगिंग ज्यादा हो रही है आज। इसको हम लोग कंप्लेंट डाल देते हैं दोस्तों, लोड मत लो, हम कंप्लेंट डाल देते हैं। रुकिए जरा, रुको, हम डाल देते हैं कंप्लेंट, है ना। इतनी ज्यादा लैगिंग नहीं है कि एकदम काम नहीं चल पाएगा। हाय पार्थ सर, मैं ये कह रहा हूं यार, मैं अभी क्लास के बीच में हूं और पिछले 3-4 क्लास में ना लैगिंग ज्यादा हो रही है, मतलब मेरी क्लास में लैग की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा सही करवाओ यार आप, है ना। चलो चलो कंटिन्यू करें, आगे बढ़े, आगे बढ़े, बोलो जल्दी बंटा है, आगे बढ़े, जल्दी बोलो। अरे बोलो, काहे नहीं बोल रहे हो, अरे बोलो, काहे नहीं बोल रहे हो, जल्दी बोलो, आगे बढ़े। एक ये वाला करें, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, ठीक है। चलिए चलिए, रिपीट कर दीजिए सर, प्लीज रिपीट कर दीजिए, इतने प्यार से बोलोगे तो करना ही पड़ेगा रिपीट। आइए देखिए जरा, कितना आसान है यार, कितना आसान है, देखो ना यार, इतना आराम से तुम्हें बताया। चलो फिर से कर देता हूं रिपीट। देखो, एक लड़का है 1.5 मीटर टॉल, वो एक बिल्डिंग से कुछ दूर खड़ा है, हमें नहीं पता कितना दूर। बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर है, लड़के की हाइट 1.5 है। लड़का क्या कर रहा है, लड़का यहां से चल चल के यहां आ रहा है। उससे क्या हुआ, लड़का पहले यहां से अपनी आंखों से बिल्डिंग के टॉप को देख रहा था, तो कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था। फिर लड़का इधर आ गया, बिल्डिंग के टॉप को देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ बनेगा। जाहिर सी बात है, पहले एंगल ऑफ एलिवेशन 30 था, अब आपका 60 हो गया। अब अगर आप ध्यान दो तो डायग्राम के हिसाब से ए बी सी डी ई एफ बराबर होगा, तो ये भी 1.5, ये भी 1.5, ये भी 1.5। डायग्राम के हिसाब से ए सी और बी डी बराबर होगा, सीई और डीएफ बराबर होगा। डायग्राम के हिसाब से बात कर रहा हूं। क्या सोचा, हमको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक 60 डिग्री वाला ये दिखाई दे रहा है, एक 30 डिग्री वाला ये दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले 60 वाले में मैंने ये लगाया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जी आपको पता है 28.5 है, कैसे, देखो ना भाई, ये पूरा 30 है, ये आपका 1.5 है, तो पूरे 30 में 1.5 हटाया तो 28.5 बचा। मतलब ये चीज आपकी 28.5 आ गई, मतलब जी आपका 28.5 आ गया। तो जी की जगह 28.5 ऐसा कुछ, तो सी कितना आ गया, सी ऊपर √3 नीचे, जब भी √3 नीचे तो ऊपर नीचे √3 मल्टीप्लाई, तो यह आपका ऐसा आ गया। 28.5 को मैंने 285/10 लिखा, 3 से 285 को काटा तो 95 आ गया, 95/10 9.5 होता है। तो आपके किसकी, आपके सी की वैल्यू आ गई 9.5 √3। फायदा क्या, मत सोचो कुछ, इस ट्राइंगल में अब ट्रिग्नोमेट्री लगाया, tan 30, तो tan 30 इज इक्वल टू जी अपॉन, समझ में आ गया, जी अपॉन ए।
जी अपॉन ए, समझ में आया? जी आपको पता है 28.5√3, ए को मैंने लिखा AC प्लस सी 1 में जाके मल्टीप्लाई तो AC प्लस सी, √3 28.5 में जाके मल्टीप्लाई तो ऐसा। अब आपने सी अभी निकाला 9.5, तो AC आपका आ गया 19√3, सिंपल, इतना इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सवाल, जरा करिएगा। क्या बोल रहे? अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर का मतलब कुछ ऐसा होता है। ये रिवर है, इसको आप रिवर का बैंक कहोगे, है ना? बैंक ऑफ अ रिवर मतलब आप इस पार्ट को रिवर बैंक कह सकते हो, इस पार्ट को भी आप रिवर बैंक कह सकते हो, है ना? जो रिवर के आसपास वाला पार्ट होता है उसको आप रिवर बैंक कहते हो, समझ में आया? क्या बोल रहे हैं? अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन बोला मतलब ऊपर देखा जा रहा है। सुनिएगा ध्यान सब लोग, एंगल ऑफ एलिवेशन बोला मतलब ऊपर देखा जा रहा है। कहां देखा जा रहा है, कहां से देखा जा रहा है, यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री, किसको देखा जा रहा है? ट्री को देखा जा रहा है। स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। आप ऐसा इमेजिन करो, आप यहां पर खड़े होंगे, और आप रिवर, ये रिवर है, एक साइड वो, एक साइड ये, रिवर का एक साइड वो, रिवर का एक साइड ये, तो आप रिवर के एक साइड खड़े होके रिवर के दूसरे साइड ट्री को देख रहे होंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? आप रिवर के एक साइड खड़े होके दूसरे साइड किसी ट्री को देख रहे होंगे। क्या ये बात समझ आ रही है? तो लिखो ARH आ रही है, ठीक है भैया। उसके बाद अरे क्वेश्चन कहां गया? हाँ ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। तो आप ऐसा इमेजिन करो, यह आपका ट्री होगा, ठीक है, यह आपका रिवर होगा, समझ में आया? और रिवर के एक साइड आप खड़े, रिवर के एक साइड, थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं इसको अपन लोग। ओ भाई हाँ, आप रिवर के मानो एक साइड खड़े, ये आपकी रिवर है, आप रिवर के एक साइड, रिवर के दूसरी साइड ट्री। ये रिवर है, रिवर के एक साइड आप, रिवर के दूसरे साइड ट्री। आपने ट्री के टॉप को देखा, तो लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल, यह आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना? 60 डिग्री दिया हुआ है। When he moves 40 meters away from the bank, इसका मतलब कौन बताएगा? When he moves 40 meters away from the bank, इसका मतलब कौन बताएगा? When he moves 40 meters away from the bank, मैं यहां पर खड़े होकर ट्री के टॉप को देख रहा हूं। अब मुझे बताओ क्वेश्चन के हिसाब से मैं राइट हैंड साइड जा रहा हूं या मैं लेफ्ट हैंड साइड जा रहा हूं? क्वेश्चन के हिसाब से बताओ। उन्होंने बोला when he moves 40 meters away from the bank, एक लड़का खड़े होके देख रहा है, वो किधर जा रहा है? बैकवर्ड्स, 40 मीटर्स अवे जा रहा है बैंक के, मतलब वो इधर जा रहा है, ठीक है। तो मानो वो कितना? 40 मीटर्स दूर आ गया। कितना आ गया? 40 मीटर्स दूर। मानो ये आपका 40 मीटर्स है, ये आपका 40 मीटर्स, समझ में आया? ही फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन टू बी 30। अब क्या हुआ भैया? उसने यहां से, अब वो ये लड़का इधर आ गया, उसने यहां से फिर से ट्री के टॉप को देखा, उसने यहां से फिर से ट्री के टॉप को देखा। समझ में आ रहा है भैया? समझ में आ रही है भैया? जल्दी बोलो, समझ में आ रही है भैया? जल्दी बोलो। हाँ ठीक है, समझ में आया? LHS बोल रहे हैं, ठीक है। यहां से फिर से ट्री के टॉप को देखा, तो लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल, ये आपको कितना हो गया? 30 डिग्री। और जाहिर सी बात, तुम खुद सोच के देखो, पहले तुम ट्री के पास थे, थोड़ा ऊपर देखना पड़ रहा होगा, फिर तुम ट्री से दूर गए, थोड़ा सा नीचे देखोगे, तो एंगल आपका कम होगा। निकालने को क्या बोला है बस ये बता दीजिए, हाइट ऑफ द ट्री एंड विड्थ ऑफ द रिवर, अब देखो मैं आपको लिखना भी सिखाता हूं एक बार। लिखना किस तरीके? सबसे पहले आप लिखो गिवन में आप क्या लिखते हो? आपने लिखा AB, आपने लिखा गिवन में क्या? AB इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ट्री, AB इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ट्री। समझ में आया? उसके बाद BC क्या लिखोगे भैया? BC क्या लिखोगे? डिस्टेंस ऑफ ट्री फ्रॉम द बॉय, और DB क्या लिखोगे?
फाइनल डिस्टेंस ऑफ ट्री फ्रॉम द बॉय, फाइनल डिस्टेंस ऑफ ट्री फ्रॉम द बॉय। इस तरीके से आपको क्वेश्चन में लिखना पड़ता है। इसको आप इनिशियल डिस्टेंस मान लो, है ना, मतलब पहले लौंडा सी पर खड़ा था, फिर वो डी पर आ गया। ठीक है, अच्छा, तो निकालना क्या है? हाइट ऑफ द ट्री मतलब ए बी निकालना है, विड्थ ऑफ द रिवर मतलब क्या निकालना है? सी बी। सी बी को आप दोस्तों विड्थ ऑफ द रिवर भी मान सकते हो, इसको आप विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ रिवर भी मान सकते हो। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, टू फाइंड क्या, टू फाइंड में आप लिख सकते हो, टू फाइंड में आप लिख सकते हो बीसी निकालना है, विड्थ ऑफ द रिवर, और ए बी निकालना, हाइट ऑफ द ट्री। ये आपको टू फाइंड में निकालना है। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करना है? कुछ नहीं, ट्रायंगल देख के ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। कौन सा टी रेशियो लगाऊंगा ये तुम लोग सोच के बताओ, कौन सा टी रेशियो लगाऊंगा ये तुम लोग सोच के बताओ। बहुत आसान है ना। देखो, इस ट्रायंगल में, या फिर बड़े ट्रायंगल की बात करता हूं, बड़े ट्रायंगल में मुझे ए बी निकालना है, ए बी निकालना है, और कुछ बीडी, बीडी का भी कुछ पार्ट देखो ना, बीसी निकालना है, बीडी का भी कुछ पार्ट बीसी निकालना है। तुम्हें समझ में आ रहा होगा 30 और 60 के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो पी और बी यूज करना पड़ेगा। इतना इजी है, लगा दो भैया बिना सोचे समझे। तो एबीसी की बात करता हूं, ट्रायंगल एबीसी की बात करता हूं। कितना आ गया आपका? tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी सी। तो tan 60 होता है √3। ए बी आपको पता नहीं, बी सी आपको पता नहीं, क्या करें? छोड़ दो यहीं पर, कुछ मत सोचो, छोड़ दो यहीं पर। ठीक है, फिर क्या? ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीडी, ट्रायंगल एबीडी। ठीक है, अच्छा, तो एबीडी की बात करूं तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन डीबी, ए बी अपॉन डीबी। अब यहां पे क्या करें? tan 30 होता है 1 अपॉन √3। ए बी आपको पता नहीं है, क्या डीबी, क्या डीबी से मतलब है? डीबी से मतलब नहीं है, डीबी को हम लिख सकते हैं डीसी प्लस सीबी। जिससे मतलब नहीं है उसको हटाओ, डीबी से मतलब नहीं है, डीबी को हम लिख सकते हैं डीसी प्लस सीबी, और डीसी और सीबी से हमें मतलब है, डीसी और सीबी से हमें मतलब है। समझ में आया? समझ में आया, है ना? अच्छा, यहां पे डीसी की जगह 40 प्लस सीबी लिख दूं, कोई दिक्कत? 40 प्लस सीबी लिख दूं, कोई दिक्कत? इतना समझ में आया सबको? इतना समझ में आया सबको? इतना समझ में आया? इतना सब लोग कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद आप अटक जाओगे, इसके बाद हो सकता है आप अटक जाओ, पर इतना मैं उम्मीद करता हूं सब कर सकते हैं। इतना हुआ तो लिखो हुआ, इतना हुआ तो लिखो हुआ। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है मैं तुम्हें दिमाग देता हूं। मुझे बताओ, अगर आपके पास दो अननोन चीजें होती हैं या फिर दो वेरिएबल्स होते हैं, दो वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास कितनी इक्वेशन होनी चाहिए? दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास कितनी इक्वेशन होनी चाहिए? सब लोग आंसर कर रहे हैं 20 और 20√3, एकदम सही है। दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास कितनी इक्वेशन होनी चाहिए? बताइए जरा, कितनी इक्वेशन तुम्हारे पास होनी चाहिए दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए? दो अननोन चीजों की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास दो इक्वेशन होनी चाहिए। अगर आप ध्यान दो, आपको ए बी और बी सी निकालना है, आपको ए बी और बी सी निकालना है। ए बी और बी सी के फॉर्म में एक इक्वेशन ये है, ए बी और बी सी के फॉर्म में एक इक्वेशन ये। तो यहां से दिमाग चलना चाहिए। अगर आपको ए बी और बी सी निकालना है, आपके पास दो इक्वेशन दी हुई है, इन दोनों को सॉल्व कर लो। कैसे करेंगे वो तुमको सिखाया गया, नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं करके दिखाता हूं। ए बी अपॉन बी सी आपका √3 है, ए बी अपॉन बी सी आपका √3 है, और यहां पर ए बी अपॉन 40 प्लस सी बी, ए बी अपॉन 40 प्लस सी बी आपका 1 अपॉन √3। अरे कुछ मत करो यार, किसी भी तरीके से एक काम करो, ए बी की वैल्यू यहां से निकालकर, ए बी कितना आएगा? बी सी √3, ए बी की वैल्यू यहां पे पटक दो। तो ए बी की जगह मैंने लिखा बी सी √3। यही करते थे सब्स्टिट्यूशन में, कोई भी एक इक्वेशन से कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पटक देते थे। ए बी आ गया बी सी √3, तो ए बी की जगह बी सी √3, यहां पर आ गया 40 प्लस सी बी, या फिर बी सी लिख दो, सी बी को, एक ही बात है, सी बी बी सी, सी बी बी सी, एक ही बात है। सॉल्व कर दो, √3 ऊपर, तो बी सी √3 इंटू √3, 40 प्लस सी बी या फिर 40 प्लस बी सी जाके 1 में मल्टीप्लाई, तो यह आ गया √3 इंटू √3 थी, तो यह आ गया आपका 3 बी सी, 40 प्लस बी सी, बी सी इधर, तो 3 बी सी
माइनस BC इज इक्वल टू 40, तो यह आ गया आपका 2BC बराबर 40, तो BC आ गया आपका 20 मीटर्स। BC आ गया तुम्हारा 20 मीटर्स। अब BC वापस इधर रख दो, तो AB कितना आ जाएगा, BC की जगह 20√3 मीटर्स। ये आपका AB आ गया। बस लास्ट में क्या करना होता है, लास्ट में ऐसा लिखना होता है, देयरफॉर ऐसा, विड्थ ऑफ रिवर कितना है, BC, विड्थ ऑफ रिवर BC इज इक्वल टू कितना, 20 मीटर्स। 20 मीटर्स ऐसा आखिरी में लिखना पड़ता है पूरे मार्क्स के लिए। एंड हाइट ऑफ ट्री, क्या, एंड हाइट ऑफ ट्री AB इज इक्वल टू 20√3 मीटर्स। इस तरीके से लास्ट में लिखना होता है। अब देख लो किस तरीके से मैंने क्वेश्चन करा, और एग्जैक्ट इसी तरीके से आपको एग्जाम में जब एक क्वेश्चन आएगा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, एकमात्र क्वेश्चन आएगा और बड़ा क्वेश्चन आएगा, आपको इस तरीके से प्रेजेंट करना है। देखो जितना मैंने करा पूरा नहीं भी करोगे काम चलेगा, इसका 80% भी कर दिया हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब बताओ, इससे धीरे बता सकता हूं मैं? एक एक क्वेश्चन में 10-10, 12-12 मिनट दे रहा हूं मैं कम से कम। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत सारे कराऊंगा, बिल्कुल भी लोड मत लो। टफ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, पर धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करना है। वेटेज इसका 5 या 6 मार्क्स का होता है। ठीक है, चले आगे। ठीक है, चलो। इसके बावजूद अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज वो रिपीट करके देखे चीजों को, उसको बन जाएगा यार, है ना। बहुत आराम से बता रहा हूं मेरी जान, बहुत आराम से बता रहा हूं यार। चलिए अब थोड़े से अलग तरीके के क्वेश्चंस। अब जो 2-3 क्वेश्चंस थोड़े से अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं, जरा ध्यान दीजिएगा ना, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। क्या बोल रहे हैं, A pole 6 meter high cast a shadow 2.3 meter long on the ground। अब आप खुद सोच के देखो, आप इधर खड़े हो, पीछे सन है या फिर लाइट सोर्स है, सन है या फिर लाइट का कोई सोर्स है। लाइट का सोर्स मतलब जहां से लाइट आती है ना। आप ऐसे खड़े हो, पीछे लाइट है, तो आपकी शैडो ग्राउंड पर बनेगी, हाँ या ना? आपकी शैडो ग्राउंड पर बनेगी, हाँ या ना? आपकी शैडो ग्राउंड पर बनेगी, हाँ या ना? सोच के देखो। फिर से बोलूंगा, भाई पीछे सन है, मानो आप ये खड़े हो, तो आपकी शैडो ग्राउंड पर बनेगी, ऐसे समझ में आया? तो वैसे यहां पे क्या बोला, अ पोल 6 मीटर हाई, मानो ये 6 मीटर हाई आपका पोल है, 6 मीटर हाई आपका पोल है, कास्ट अ शैडो 2.3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। भाई यहां पर मानो सन होगा, इसकी वजह से इस पोल की शैडो ग्राउंड पर बनेगी, मानो ऐसे। ये पोल है, ये उसकी शैडो है, ये पोल है, ये उसकी शैडो, ये पोल है, ये उसकी शैडो। समझ में आ रहा है? शैडो थोड़ी सी एक काम करते हैं, लंबी कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं इसको। यार शैडो थोड़ी सी और लंबी करूंगा, सन को ही ऐसे करते हैं यार, रुको। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है, तो ये पोल है, ये उसकी शैडो आपकी 2.3 मीटर लॉन्ग, ये आपकी ऐसा। ठीक है, देन द सन्स एलिवेशन इज, क्या पूछा, सन का एलिवेशन क्या होगा? पहले क्वेश्चन समझ लो एक, फिर दूसरा तुम खुद ही कर लोगे। सन का एलिवेशन पूछा, एलिवेशन मतलब ऊपर देखा जा रहा होगा, कहां देखा जा रहा है? सन को। सन का एलिवेशन पूछा, तुम खुद दिमाग लगाओ। इसकी शैडो इधर बन रही है, मतलब सन इसके पीछे होगा, इसकी शैडो इधर बन रही है, मतलब सन इसके पीछे होगा। तुम ऐसा दिमाग लगाओ, यहां से अगर तुम सन को देखते, तो सन का एलिवेशन क्या होता, बस ये पूछा हुआ है। समझ गए? लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल, लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल, तुमसे ये पूछा हुआ है। ये आपके सन का एलिवेशन लिख दो, तो यहां पे आपका ये सन्स एलिवेशन। क्लियर है के बाद? सन का एलिवेशन क्या है? सन का एलिवेशन का मतलब समझ में आ रहा है? तो बस थीटा कैसे निकलेगा? थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा परपेंडिकुलर तुम्हारा 6 है, बेस तुम्हारा 2√3, तो 2 3 जा, ओ भाई साहब, tan थीटा इज इक्वल टू 3/√3।
टैन कौन से डिग्री पर 3/√3 होता है? किसी पर भी नहीं। कैसे करेंगे फिर? ऐसा करेंगे, ठीक है। तो टैन थीटा यह आ गया 3√3/3, 3 से 3 कटा, तो टैन थीटा की वैल्यू आ गई √3। तुम समझ गए थीटा तुम्हारा 60 डिग्री। तो सन का एलिवेशन आपका 60 डिग्री। समझ में आया? समझ में आया? इजी है? इजी है तो लिखो EH इजी है। ठीक है, ठीक है भैया? ओके सर, ओके करो जी, ठीक है, समझ गए? तो ये वाला करके दिखाओ फिर। इसी तरीके के 2-3 सवाल करवा दूंगा, क्लियर हो जाएगा तुम्हारा कैसा आता है इस पर क्वेश्चन। ठीक है, समय दे रहा हूं तुम लोग को, समय दे रहा हूं तुम लोग को, मैं दे रहा हूं। देखो टाइमलेस पोल, टाइमलेस पोल का मतलब कोई समय की पाबंदी नहीं है। आराम से करो प्लीज, तुक्का मत लगाना यार, हमरे लिए रिक्वेस्ट। 30 रिक्वेस्ट तुम फॉलो कर सकते हो, है ना? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए करिए जरा। तुक्का नहीं लगाना है, आंसर करो। जरूरी नहीं है टॉप पे आओ तुम लोग, बस आंसर सही करो। क्या बोल रहे हैं? इफ द हाइट ऑफ अ वर्टिकल पोल इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट शैडो। आए 4 बार रीड करो। इफ द हाइट ऑफ अ वर्टिकल पोल, इफ द हाइट ऑफ अ वर्टिकल पोल, इफ द हाइट ऑफ अ वर्टिकल पोल is √3 times the length of its shadow on the ground, is √3 times the length of the shadow, is √3 times the length of the shadow, then the angle of elevation of the sun at that time is। नहीं समझ में आ रहा? इतना तो समझ में आ रहा, एक पोल है और उसकी शैडो है। इतना तो समझ में आ रहा है, इतना तो समझ में आ रहा है। एक पोल है और उसकी शैडो है, एक पोल है और एक उसकी शैडो है। ठीक है, तो ये पोल, ये उसकी शैडो, ये पोल, ये उसकी शैडो। थोड़ा सा सीधे बना दो इसको। अरे भैया बन जाओ सीधे। हाँ ठीक। हाइट ऑफ अ वर्टिकल पोल इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द शैडो। जो वर्टिकल पोल की हाइट है वो √3 टाइम्स लेंथ ऑफ द शैडो है, √3 टाइम्स लेंथ ऑफ द शैडो है। मतलब अगर शैडो की लेंथ x है, अगर शैडो में x मान रहा हूं, तो पोल की हाइट क्या हो जाएगी? √3x। क्या ये बात समझ में आ रहा है? जो भी शैडो की लेंथ है, पोल की हाइट उसका √3 टाइम्स कर दो। जो भी शैडो की लेंथ है, पोल की हाइट उसका √3 टाइम्स कर दो। भाई इसकी शैडो इधर बन रही है, तो सन आपका कहीं पे इधर होगा, हाँ या ना? तो बस सन का एलिवेशन पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, मतलब आपसे थीटा पूछ रहे हैं। थीटा के लिए परपेंडिकुलर और बेस पता है, तो tan थीटा √3x/x, तो tan थीटा इज इक्वल टू √3, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू tan 60, क्योंकि tan 60 √3 होता है। थीटा आ गया 60, थीटा आ गया 60 डिग्री। समझ गए? इजी, समझ गए क्या बोल रहा था क्वेश्चन में? जो पोल की हाइट है वो √3 टाइम्स शैडो है, जो पोल की हाइट है वो √3 टाइम्स शैडो है। जो भी शैडो होगी उसका √3 टाइम्स आपका पोल की शैडो है। स्टॉप पोल, ठीक है। 80% लोगों ने सही आंसर करा है, बहुत बढ़िया। जीत आचार्य जी, जय कुमार, तन्मय, ऋतिक्षा, विशाल, अजय, रुद्रांश, गोविंद, सारा, त्रिलोक, बहुत अच्छे यार। चलो वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। एक ये वाला करके दिखाई क्वेश्चन के लिए। पहले क्वेश्चन रीड कर लो। कुछ ऐसा सीन है, कुछ ऐसा सीन है, ठीक है। ये वैल्यूज छोड़ देना, ये वैल्यूज उस क्वेश्चन की शायद नहीं है, ये वैल्यूज छोड़ देना। पर कुछ ऐसा सीन है, ये दीवार है मानो, ये सीढ़ी उस पर टिकी हुई है, कुछ ऐसा सीन है, ठीक है ना। देख लो, है ना। चलो डायग्राम बनाओ, बनाओ डायग्राम भैया। If the length of the ladder placed against a wall is twice the distance, नहीं समझ में आएगा, लैग हो गया। अरे यार लैग हो रहा है बहुत। कोई बात नहीं, लैग हुआ होगा तो 5 सेकंड के लिए हुआ होगा दोस्तों, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। सबर सबर, तुम में सबर नहीं है ना, सबर नहीं है। कभी कभी लगता है तुम्हारे घर पे घुसूं, तुमसे बात करूं बैठ के। ये चाहते क्या हो? बढ़िया हो लेकिन तुम लोग यार। लैग हो गया होगा 5 सेकंड का, कोई बात नहीं। अब लैग का मैं क्या करूं, मैं कोई वो थोड़ी हूं टेक्निकल डिपार्टमेंट से, हम तो टीचर हैं भैया,
टीचर हैं और मतलब हाँ मतलब हीरो भी हैं वैसे तो नहीं। नहीं है लैग। अच्छा चलो करके दिखाओ। कोई बोल रहा आ जाओ भाई, कैसे आए? खाना खिलाओगे बढ़िया? खाना खिलाओगे बढ़िया? मम्मी के हाथ का टेस्टी या पापा हाथ के हाथ का टेस्टी या तुम्हारे हाथ का टेस्टी? तुम तो खाना बना भी नहीं पाते होगे। तुमको क्या बोल रहा हूं, मैं भी नहीं बना पाता। मतलब मैं तो देखो ऐसा खाना बनाता हूं कि मैं ही खा पाऊं, सिंपल। मुझे किसी और से मतलब नहीं है। हाँ चलिए, आता हूं एक दिन आता हूं खाने की वजह। एक दिन क्या, एक काम करता हूं, इंडिया टूर पे निकलता हूं। इंडिया टूर पे खाने का तो सॉर्टेड है, रहने का सॉर्टेड है भाई। 2 चीजों का पैसा लगता है, 3 चीजों का लगता है, घूमने का भी लगता है, पर घूमने का चलो हम संभाल लेंगे पैसा, इतना पैसा तो हम कमा लिए। खाने का और रहने का तुम देख लेना। एक दिन आए तुम्हारे घर पे रहेंगे, तुम्हारे घर में खाना खाएंगे, लंच डिनर और ब्रेकफास्ट एकदम, और शाम की चाय तुम्हारे पापा मम्मी के साथ, ठीक। उसके बाद अगले दिन कहीं और, अगले दिन कहीं और, फिर अगले दिन कहीं और, ऐसे करते करते घूमते रहेंगे और फिर पीडब्ल्यू से निकाल दिए जाएंगे, क्योंकि काम कब करेंगे? चलो क्वेश्चन करके दिखाओ जरा। देखो यार, आराम से क्वेश्चन रीड करो। जब भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता आराम से रीड करा करो, 4 से 5 बार रीड करा करो, कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा, कुछ ना कुछ तो पल्ले पड़ेगा। मैगी खिलाओगे? इतना दूर से आऊंगा मैगी खाने के लिए, मैगी तो खुद भी बना लूं। ओके अच्छा, तुम्हें मतलब नहीं है मैं पीडब्ल्यू से निकाल दिया जाऊं तो? मतलब नहीं तुम्हें? मैं भाई, अबे हम अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, फिर अनएम्प्लॉयड इंसान होंगे, फिर हम घूम नहीं पाएंगे। अभी जो हम दिल्ली चले जाते हैं बार बार, या कहीं घूमने उमने चले जाते हैं, कैसे जाएंगे? पैसा ही नहीं रहेगा, अनएम्प्लॉयड इंसान हो जाएंगे। तुम दोगे पैसा है? या काम करा करो तुम, हाँ सब मिलके 1000 महीने का क्रेडिट करवा दिया करो। तो देखो अगर इतना सारा बच्चा है, 1000, मजा आ गया, मजा आ गया भैया, मजा आ गया। पैसा ही पैसा होगा, बहुत ज्यादा पैसा होगा। आहा, प्राइवेट जेट खरीद लेंगे फिर। चलो अब बकैती नहीं, अब बकैती मत करो। डोसा खिलाओगे? मटर पनीर, चाउमीन, चिकन? चिकन नहीं खाता है। चिकन खाता तो ऐसे थोड़ी ना होता, चिकन की तरह। क्या बेरोजगार? हाँ बेरोजगार, एकदम बेरोजगार। 1 करोड़ नहीं, बहुत ज्यादा करोड़ हो जाएगा भाई, मजा आ जाएगा। ऐसा कर लें क्या? तुमको अपना फोन पे दे दूं? क्या बोलती जनता? ट्रांसफर कर दूं, मजा आ जाएगा। मजाक कर रहा हूं दोस्तों, पैसे की कमी नहीं है, मतलब है लेकिन नहीं है, समझ रहे हो? चलिए देखिएगा जरा, बकैती मत करो, क्वेश्चन करो। क्या बोल रहे हैं? इफ द लेंथ ऑफ द लैडर, इफ द लेंथ ऑफ द लैडर, इफ द लेंथ ऑफ द लैडर, मतलब सीढ़ी की लेंथ, सीढ़ी की लेंथ, सीढ़ी की लेंथ, सीढ़ी की लेंथ, पहले ध्यान दो फिर बात करते हैं। सीढ़ी की लेंथ प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल, तो एक बात तो समझ आ गई, एक वॉल है, एक वॉल है, ये मानो ग्राउंड होगा, है ना? क्या बोल रहे हैं? लेंथ ऑफ द लैडर प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल, एक वॉल के अगेंस्ट मानो, एक वॉल के अगेंस्ट मानो ऐसे लैडर प्लेस्ड है, एक वॉल के अगेंस्ट मानो ऐसी लैडर प्लेस। समझ में आ रहा है? क्या डायग्राम समझ पा रहे हो? क्या डायग्राम फील कर पा रहे हो? एक वॉल के अगेंस्ट आपकी लैडर ऐसी प्लेस्ड है, एक वॉल के अगेंस्ट आपकी लैडर ऐसी प्लेस्ड है। लेंथ ऑफ द लैडर, लैडर के लेंथ की बात करें, लैडर के लेंथ की बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इज ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर एंड द वॉल। आए आराम से, ट्वाइस है, जो लेंथ ऑफ द लैडर है वो ट्वाइस है। किसका ट्वाइस है भैया? लेंथ ऑफ द लैडर 2 गुना है। किसका 2 गुना है? डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर, फुट ऑफ द लैडर एंड द वॉल, एंड द वॉल। अच्छा, जो ये डिस्टेंस है उसका 2 गुना है। ये समझ रहे हो? समझ रहे हो? जो लैडर के फुट से वॉल के फुट का डिस्टेंस है, मानो ये डिस्टेंस आपका x होगा, तो लेंथ ऑफ लैडर क्या होगी बताना जरा? लेंथ ऑफ लैडर क्या होगी बताना जरा फटाफट। क्या क्वेश्चन को फील कर पा रहे हो? लेंथ ऑफ द लैडर क्या है भैया? 2 गुना है, ट्वाइस है। किसके? डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर एंड द वॉल, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर एंड द वॉल, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर एंड द वॉल। समझे?
जो लैडर के फुट से वॉल का डिस्टेंस है x, लैडर की लेंथ उसका 2 गुना 2x। क्या बोला? एंगल मेड बाय द लैडर विद द हॉरिजॉन्टल निकालना है। एंगल मेड बाय द लैडर विद द हॉरिजॉन्टल निकालना है। एंगल मेड बाय द लैडर विद द हॉरिजॉन्टल। लैडर कितना एंगल बना रही हॉरिजॉन्टल के साथ? लैडर कितना एंगल बना रही हॉरिजॉन्टल, यानी अपन को ये निकालना है। कैसे निकालेंगे? थीटा के लिए क्या क्या दिया है? थीटा के लिए क्या क्या दिया है? हाइपो और बेस। कौन सा रेशियो यूज करेंगे? कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो। तो कॉस थीटा बेस कितना? x, हाइपो कितना? 2x। x गया, ये हो गया 1/2। तो कॉस थीटा आ गया 1/2। कॉस कौन से डिग्री पर 1/2 होता है भैया? कॉस 60 पर। तो थीटा तुम्हारा आ गया 60 डिग्री। समझ गए? इजी। ये क्वेश्चन आसान था इसलिए कर पाया ताकि तुम लैंग्वेज समझ पाओ क्वेश्चन की, है ना? ए भैया कॉस 60 आएगा, क्या कर रहे हो? ठीक है, समय कितना हो गया है? हो तो चुका है समय पर। अच्छा क्वेश्चन है, कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो ये करके दिखाओ, ये करके दिखाइए। 2 क्वेश्चंस और फिर अगली क्लास में मुलाकात करेंगे। ठीक है, एंड नहीं करेंगे, एंड इतनी जल्दी नहीं करेंगे, इतनी जल्दी नहीं करते हम एंड। चलिए क्वेश्चन करिए, क्या बोल रहे हैं? आराम से रीड करो, आराम से। बस 2 और क्वेश्चन, ठीक है? प्रॉमिस, पिरामिस, इट्स माई पिरामिस टू यू गाइस। पिरामिस क्या बोल रहे हैं? अ 7 मीटर लॉन्ग फ्लैग स्टाफ, अ 7 मीटर लॉन्ग फ्लैग स्टाफ। फ्लैग स्टाफ का मतलब क्या होता है? फ्लैग स्टाफ का मतलब क्या होता है? एक इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर। फ्लैग स्टाफ मतलब जिसमें अपन फ्लैग लगा सके। फ्लैग स्टाफ जिसमें अपन फ्लैग लगा सके। समझ में आ रहा है? ठीक है भैया, ठीक है। इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या बोल रहे हैं? ये फ्लैग स्टाफ कहां लगा है भैया? एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, उसके ऊपर एक टावर होगा, इसमें एक टावर होगा, और टावर के ऊपर आपका फ्लैग स्टाफ है, और टावर के ऊपर आपका ऐसा मानो फ्लैग स्टाफ होगा। टावर के ऊपर आपका ऐसा फ्लैग स्टाफ लगो। क्या ये बात समझ आ रही है? रीड करो फिर से। अ 7 मीटर लॉन्ग फ्लैग स्टाफ इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर। टावर के टॉप पर एक फ्लैग स्टाफ लगा है। फ्लैग स्टाफ की लेंथ है 7 मीटर्स। फ्लैग स्टाफ की लेंथ है 7 मीटर्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है भैया, ग्राउंड पर एक पॉइंट मानो यहां पर या यहां पर, तुम्हारी मर्जी। मैंने यहां पर मान लिया। ग्राउंड पर एक पॉइंट होगा, इस पॉइंट से द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, मतलब ऊपर देखा जा रहा है, मतलब ऊपर देखा जा रहा है, मतलब ऊपर देखा जा रहा है। कहां देखा जा रहा है? ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ। टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ मतलब यहां से फ्लैग स्टाफ के टॉप को भी देख रहा हूं, बॉटम को भी देख रहा हूं, टॉप को भी देख रहा हूं, बॉटम को भी देख रहा हूं। तो टॉप को देख रहा हूं तो ये लाइन ऑफ साइट, बॉटम को देख रहा हूं तो ये लाइन ऑफ साइट। समझ में आया? समझ में आया? तो हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। बड़ा वाला जाहिर सी बात है 60 डिग्री होगा, और ये आपका 45 डिग्री होगा। क्लियर है बात? डायग्राम क्लियर तो लिखो DCH। डायग्राम क्लियर तो लिखो DCH। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस। अब देखो यहां पे √3 की वैल्यू दी है, मतलब √3 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, और 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर निकालना है। किसकी? हाइट ऑफ द टावर निकालना है मेरी जान। हाइट ऑफ द टावर निकालना है। लिखना मैंने तुम्हें सिखा दिया है, लिखना मैंने तुम्हें सिखा दिया। लिखना तुम लोग खुद कर सकते हो। कैसे करोगे लिखना? लिखना मैं तुम्हें बता दो क्या लिखना है। सबसे पहले गिवन में लिखो BC क्या है? हाइट ऑफ द टावर। AB इज इक्वल टू हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ इज इक्वल टू 7 मीटर्स। DC क्या है? DC क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। और उसके बाद तुम लोग फिर सॉल्व कर सकते हो। ट्रायंगल देख के ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं सोचना। ट्रायंगल देख के ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं सोचना। कौन सा T रेशियो? देखो 45 और 60 के लिए कुछ परपेंडिकुलर का काम तो है, क्योंकि साथ दिया हुआ है, BC निकालना है टावर के हाइट, तो परपेंडिकुलर तो यूज करना ही करना है। बेस को यूज करूंगा क्योंकि अगर आप देखो इस ट्रायंगल का बेस भी DC है, बड़े ट्रायंगल का बेस भी DC, तो DC आपका बेस कॉमन, तो आप tan यूज करेंगे। तो tan 45 ट्रायंगल BCD की बात करता हूं। ट्रायंगल BCD है ना, ट्रायंगल BCD
tan 45 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन CD। फटाफट सॉल्व करें, आंसर दें। BC अपॉन CD ये हो गया 1, BC पता नहीं, CD कितना भैया, CD भी पता नहीं, कोई बात नहीं, तो CD बराबर BC, कुछ ऐसा आ गया, कुछ ऐसा आ गया। ठीक है भैया, अब क्या, tan 60, tan कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल लिखना पड़ेगा ACD, ट्राइंगल ACD, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AC अपॉन बेस DC। tan 60 होता है √3। AC से मतलब नहीं है, AC से मतलब नहीं है, AC से मतलब नहीं है, AC को AB प्लस BC लिख दो, AC को AB प्लस BC लिख दो, ये DC है ना। √3 बराबर AB कितना 7, BC पता नहीं, DC पता नहीं। अब यहां पर आके आप अटक जाओगे। इसके बाद सोचो क्या करना है, सिंपल है, आपको क्या निकालना है, BC। तो BC निकालने के लिए DC पता होना चाहिए, BC निकालने के लिए DC पता होना चाहिए। देखो DC की जगह BC लिख सकते हो, अरे DC या फिर CD, DC या फिर CD एक ही बात है, DC और CD की जगह BC लिख सकते हैं। तो यहां पर आपने लिखा 7 प्लस BC, इसकी जगह BC, यहां पर √3 कर लो सॉल्व, तो BC ऊपर गया, तो BC √3 बराबर 7 प्लस BC, तो यह आ गया आपका BC √3 माइनस BC इक्वल टू 7, तो BC कॉमन, √3 माइनस 1 इक्वल टू 7, तो BC की वैल्यू क्या आ गई बोलना जरा, 7 अपॉन √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से, तो नीचे आपका आ गया 2, ऊपर आपका आ गया 7 इंटू √3 प्लस 1। BC की वैल्यू डेसिमल प्लेस में सॉल्व कर लो, डेसिमल प्लेस में सॉल्व, 9.5 मीटर आ रही है, चलो करते हैं। तो कितना बोला है, √3 की वैल्यू 1.73, तो 7 इंटू 1.73 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, यह आ गया आपका BC। तो BC इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 2 सॉल्व करो 3.5 आता है, मल्टीप्लाइड बाय यह आपका 2.73, तो 3.5 इंटू 2.73 आप लोग प्लीज कर लीजिए, हम कैलकुलेटर का यूज कर लेंगे। ठीक है, इतना तो तुम लोग कर सकते हो, मैथ में कैलकुलेटर 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 2.73 इज इक्वल टू 9.555। ठीक है, तो 9.5 मीटर इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, लास्ट में लिख दीजिए देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 9.5 मीटर्स। क्लियर है, तो देखो CH क्लियर है, और इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे, और इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे ना। देखो ये वाला क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं जो हमने पुराना एक क्वेश्चन करा था उसी के जैसा है लगभग लगभग। मैं सारे क्वेश्चंस इसलिए लेकर आया हूं ताकि तुमको प्रैक्टिस यहीं पे हो जाए, इसके बाद घर पे तुम्हें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का है ना, चलिए करिए। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? ठीक है, अच्छा सवाल है, करिए। लास्ट क्वेश्चन, पहले डायग्राम बनाओ, पहले डायग्राम बनाइए, याद रखिएगा, आराम से करना है तब जाके सही बनेगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 120 मीटर हाई टावर, यहीं से समझ में आ गया। फ्रॉम द टॉप मतलब एक टावर के टॉप से, एक टावर, मानो मैं टावर हूं, लगता भी टावर जैसे ही, एक टावर के टॉप से, एक टावर के टॉप से, एक टावर के टॉप से, ठीक है, जो कि 120 मीटर हाई टावर है। ठीक है भैया, एक 120 मीटर हाई टावर है, एक 120 मीटर हाई टावर है, उस टावर के टॉप से, उस टावर के टॉप से, ठीक है भैया, ये मानो आपका ग्राउंड होगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, अ मैन ऑब्जर्व्स 2 कार्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द टावर। अच्छा 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 अच्छा, एक सेकेंड, अब एक सेकेंड, यहां पे एक तो दिक्कत है, बताते हैं क्या। मानो ये टावर है, मानो ये टावर है, समझना ध्यान से ना, ये 120 मीटर हाई टावर है, टावर के टॉप पर कोई खड़ा है। अब वो लोग क्या बोल रहे, जरा ध्यान देना, ठीक है। टावर के टॉप पर एक इंसान खड़ा है, टावर के टॉप पर एक इंसान खड़ा है, मैन ऑब्जर्व्स 2 कार्स, वो 2 कार को ऑब्जर्व कर रहा है, जो कि जाहिर सी बात है ग्राउंड पर होंगी, ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द टावर। अपोजिट साइड का मतलब क्या होता है, वो यहां पर खड़ा है, मानो मानो टावर के टॉप पर खड़े, वैसे एक कार को आपने इधर देखा, एक कार को आपने इधर देखा, समझ में आ रहा है बात। अपोजिट साइड ऑफ द टावर पे आप दोनों कार को देख रहे हैं।
ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक है भैया। तो यह आपकी एक कार ऐसी हो गई, एक कार आपकी ऐसी हो गई, ठीक है। लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। भाई आपने अपनी आंखों से देखा कार को तो लाइन ऑफ साइट, आपने अपनी आंखों से देखा कार को तो लाइन ऑफ साइट। हॉरिजॉन्टल लाइन कहां है, कौन बताएगा? अरे बबुआ, जहां से देखते हैं वहीं से एक लाइन, जहां से देखा जाता है, जहां से देखा जाता है वहीं से एक लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड, वहीं से एक लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड, वहीं से एक लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड। तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब जाहिर सी बात है आप नीचे देख रहे हैं, लैग हो गया है भैया, बहुत ज्यादा लैग हो गया लग रहा है। दोस्तों लैग के लिए माफ कर सकते हो क्या मुझे तुम लोग? प्रॉब्लम सॉल्व करवाता हूं, बोल तो दिया है, तुम्हारे सामने ही बोला है, माफ कर दो दोस्तों लैग के लिए। मैं समझ सकता हूं तुम्हें लैगिंग बीच बीच में आता है तो अच्छा नहीं लगता है, पर हमें भी तो अच्छा नहीं लगता है ना, क्या करें इसमें। अब हो गया तो हो गया, सॉरी, माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। हो जाता है कभी कभी, इतने समय से 2 महीने से क्लास लेना अभी तक। हाँ ठीक है सर, एक बोल रहा हाँ ठीक है सर, माफ कर दिया। बड़े हरामी हो भाई तुम लोग कसम से। ठीक है, अब इसको कोई ये मतलब गाली है, अरे मजे में बोल देते हैं। हाँ चलिए, तो भैया क्या बोल रहे हैं फिर से बोलूंगा। ये टावर है, टावर के टॉप पर आप खड़े हो, एक कार यहां पर देख रहे हो, एक कार यहां पे देख रहे हो, जाहिर सी बात है नीचे देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ठीक है। लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन क्लियर होना जरूरी है। जहां से देखते हो वहां से एक लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड, जहां से देखते हो वहां से एक लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड, आपकी हॉरिजॉन्टल। अब क्लियर करो, लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल तो ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल तो ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। कितना दिया हुआ भैया? एक दिया हुआ है 60, एक दिया हुआ है 45। समझ में आ रहा है? तो बताओ अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, हाँ या ना? एंगल ऑफ डिप्रेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट करना सीखो। ये 45 तो ये भी 45 को, हाँ या ना? है ना? वैसे 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 टू बी वेरी ऑनेस्ट, डायग्राम के हिसाब से ये 45 दिख रहा है, ये 60 दिख रहा है, तो इसको 45 ले लो, इसको 60 ले लो। समझ गए? समझ गए? चलो अब क्या बोल रहे हैं, दो ट्रायंगल दिख गए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स। क्या निकालने को बोला ये बता दो बस, ए बी सी डी, क्या निकालने को बोला जल्दी बताओ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स। अरे कुछ नहीं सोचना है, बस ट्रिग्नोमेट्री लगा देना है, ठीक है, ट्रायंगल देख के। चलिए तो ए सी बी ट्रायंगल की बात करता हूं, ट्रायंगल ए सी बी की बात करता हूं। tan 45, tan क्यों लगा रहे हो भैया? देखो 45 के लिए परपेंडिकुलर दिया है 120, और बेस का काम है सर, बेस का काम क्यों है? डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स, मतलब बी से डी का डिस्टेंस निकालना है, तो बेस तो पी और बी मतलब tan, तो tan 45 हो गया आपका AC अपॉन BC। AC कितना? 120, BC पता नहीं, ये आपका 1, तो BC बबुआ आपका आ गया 120 मीटर्स। क्या बात है, BC आ गया आपका 120 मीटर्स। क्या बात है, कुछ मत सोचो, ज्यादा खुश मत हो, ट्रायंगल ACD की बात कर लो, ट्रायंगल ACD की बात करो। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AC अपॉन बेस CD। तो tan 60 होता है √3, ये हो गया 120, ये हो गया CD। क्या बात है भैया, यहां से CD आता हुआ दिखाई दे रहा है? ज्यादा कुछ सोच ही नहीं रहा हूं, बस सॉल्व कर रहा हूं। तो CD आ गया तोहरा 120 √3 अपॉन 3, तो CD आ गया 340 सा 40 √3 मीटर्स। CD आ गया तुम्हारा 40 √3 मीटर्स, CD आ गया तुम्हारा 40 √3 मीटर्स, ठीक है। अब निकालना क्या भैया? BD निकालना है, BD निकालना है, BD निकालना है। तो BD कैसे निकलेगा? BD इज मिक्सचर ऑफ BC प्लस CD, BC प्लस CD। मिक्सचर सिखाया होगा तुमको सुनील भैया ने, केमिस्ट्री में नहीं सिखाया तो चेंज कर दो तुम टीचर, हाँ ठीक है। हाँ चलिए, BD बराबर BC प्लस CD। BC कितना है बबुआ बोलना? 120। CD कितना बबुआ बोलना? 40 √3। अब चाहो तो √3 रख लो, बाकी मैं बोलूंगा मत रखो। तो करें क्या फिर? देखो एक चीज आपको दिखाई दे रही होगी, सिंप्लीफाई करना। 40 अगर आप कॉमन लेते तो 40 3 120, यहां पे √3,
तो ये आपका फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर। डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स इज 40 इंटू 3 प्लस रूट 3, 40 इंटू 3 प्लस रूट 3। ठीक है, चलिए ट्रायंगल एसीबी और ट्रायंगल एसीडी, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है, समझ में आया? कैसा लग रहा है चैप्टर? लग रहा है कि ये चैप्टर इजी है? मतलब कैसा, तुमने अभी 2 क्लास देख ली चैप्टर की, मैं 2 और क्लास लेकर आऊंगा, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। अगली क्लास जो होने वाली है कुछ अच्छे क्वेश्चंस पर होने वाली है, ठीक है। अब सारे फुद्दू फुद्दू क्वेश्चंस हो चुके हैं, यहां से आपका एक बेस बिल्ड हो चुका है। बेस बिल्ड हो जाने के बाद हम लोग अब एडवांस लेवल क्वेश्चंस पे चलेंगे और बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस पे चलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे, नहीं, बहुत आसान क्वेश्चंस होंगे, बस थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा उन क्वेश्चंस में, ठीक है। तो अभी तक क्या हाल भैया इस चैप्टर का, ये बता दो। समझ में आ रही बात है थम्स अप कर दो, नहीं आ रही थम्स डाउन कर दो। उस हिसाब से डिसाइड करते हैं आगे किस तरीके से क्लास को लेके जाना है, ठीक है ना। इस वाले चैप्टर में यूजुअली क्या होता है, एक क्लास में ना क्वेश्चंस कम ही हो पाते हैं ना। जैसे अगर हम आज देखें तो मैंने शायद 8 या 9 क्वेश्चंस ही कराए होंगे, पर इतना समय लगता ही है क्लास में, है ना। ठीक है, अरे मजाक कर रहे थे भैया, ऐसे थोड़ी करेंगे, बिरादर हैं, बिरादर हमारे। चलिए ठीक है, देखो मकसद बस यही रहता है यार कि तुम्हें ऑनलाइन में ऑफलाइन का फूल दे पाए, तुम्हें ऐसा लगे कि भैया सामने ही बैठा है ये बबुआ, अभी अभी हमें मारेगा अगर नहीं करेगा क्वेश्चन तो, ठीक है। मस्ती मस्ती मैथ हो जाए, इससे अच्छा क्या चाहिए। चलिए 93% लोगों को बात समझ में आ रही, जिनको नहीं आ रही है थोड़ा सा अपने साइड से कोशिश करेंगे रात में बैठकर। देखो जब भी क्या होता है ना, किसी टीचर ने कभी आपको कोई चीज नहीं समझा पाया, मेरे साथ भी होता था, तो मैं क्या करता था, टीचर को ना ब्लेम करके कि यार नहीं मजा आया, नहीं समझ आया, खुद के साथ बैठता था। क्योंकि जब 90% लोगों को समझ में आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं शायद मेरे को थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। तो कभी भी कुछ ऐसा क्लास नहीं समझ में आए, खुद से आधे घंटे समय दो, जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में उसको फिर से रिपीट करो, खुद से करने की कोशिश करो, देखो तो खुद से क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। और डीपीपीज हमेशा करा करो, ठीक है। डीपीपीज हमेशा करा करिए, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, डीपीपीज हमेशा करा करो। डीपीपी नंबर 2 तुम्हें आज मिल गई होगी, डीपीपी नंबर 2 प्लीज करना, ठीक है। डीपीपी क्यों दी जाती है, तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए दी जाती है, ठीक है। जरूरी क्यों है मैथ्स में डीपीपी करना, सिंपल रीजन है। अभी तुम मेरे साथ क्वेश्चंस कर रहे हो, मुझे एक बात बताओ, तुमने कई बार ऐसा फील करो, कई बार एज अ मैथ्स का स्टूडेंट तुमने फील करा होगा, आपके साथ तो बबुआ क्वेश्चन बन जाता है, जब क्लास में करता हूं सब समझ में आता, क्वेश्चन बनता भी है, पर जब खुद के साथ लेकर बैठता हूं क्वेश्चंस को तो नहीं बनता है। तो बड़ा अजीब सा लगता है कि भैया ये सेम क्वेश्चन क्लास में बन रहा था और फिर अकेले कर रहा हूं तो नहीं बन रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स साथ ऐसा होता है। इसका सिंपल रीजन क्या है, इसलिए तुमको डीपीपी दी जाती है, ठीक है भाई। एक्चुअली होता क्या है ना, ये थोड़ा सा दिमाग का खेल है। तुम जब तुम मेरे साथ क्वेश्चन करोगे तुम्हें पक्के से बनेगा ही बनेगा, क्योंकि अरे वो फील, वो वाइब अलग होता है क्लास का यार। तुमको खुद पे, जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूं तुम्हें खुद पे भरोसा 10x रहता है, बट जब तुम अकेले रहते हो चपड़, तुम्हें भरोसा ही नहीं रहता खुद पर। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? जब तुम्हारे साथ मैं रहता हूं तुमको थोड़ा सा डर कम लगता है, मजा ज्यादा आता है, तुम्हें भरोसा होता है मुझ पर, तुम्हें भरोसा होता है तुम पर जब तुम अकेले होते हो, तुम एकदम अकेले होते हो, तुम्हें खुद पर भरोसा उतना नहीं होता है, इसलिए तुम्हें शायद क्वेश्चन नहीं बनता है। वो भरोसा डेवलप करने के लिए, धीरे 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 डेवलप करने के लिए तुम्हें डीपीपीज दी जाती है, और ये करना बहुत जरूरी है। अरे तू बस 3-4 बार भी कर लेगा ना, तेरा मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। मैथ की सबसे खासियत बात यह है भैया, एक बार कॉन्सेप्ट चमक गया मतलब चमक गया, अब इसके बाद रिवीजन करने की बहुत कम जरूरत होती है यार। क्योंकि तुम्हें खुद सोचो, अभी अगर मैं तुम्हें पॉलिनोमियल से क्वेश्चन दूं, तुम्हें 2-3 कॉन्सेप्ट याद रखने, क्वेश्चन देखा अपने आप क्लिक होगा, अपने आप बनेगा, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है, जिनका मैथ्स वीक है उनको तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा डेली 5 से 10 क्वेश्चन तुम्हें लगाने ही लगाने। कहां से लगाएं, जो 5 चैप्टर हो गए उसके, है ना। बाकी तुम्हें मैंने बताया, तुम्हारे लिए मैराथन्स मैंने हमने टीम ने प्लान कर ली है, ठीक है। तो कल उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। मैराथन की पहली क्लास मेरे ख्याल से आपके सुनील भैया की होगी, है ना, संडे को, है ना।
कब किसकी क्लास होने वाली है ये आपको मैं कल बता दूंगा। बाकी जितना मुझे पता चला है संडे को आपकी केमिस्ट्री की पहली क्लास होने वाली है और मेरी क्लास थोड़ा सा बाद में है, ठीक है। तो प्लीज डीपीपी करना जरूरी है। कब करें डीपीपी? समय ही नहीं है, समय निकालना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। अभी नहीं सीखोगे समय निकालना तो अभी क्लास 11 12 में आओगे भैया। मैं सच कह रहा हूं, अपने सीनियर से पूछना। अभी क्लास 10 का सिलेबस इतना सा है, क्लास 11 का कसम खुदा की मेरी जान बहुत सारा हो जाएगा, बहुत सारा। फिर तुझे लगेगा अरे यार वो क्लास 10 ही ठीक थी, ठीक है। पर अगर तो अभी तुम सही से अपनी आदत डेवलप कर लेते हो, लेक्चर देखने के बाद डीपीपी सॉल्व करने, अरे दो ही काम है तुम्हारे यार, लेक्चर डीपीपी, लेक्चर डीपीपी, लेक्चर डीपीपी। आधा घंटा भी नहीं लगेगा डीपीपी सॉल्व करने में। प्लीज करना है ये, करना है ये, ठीक है। अभी भी कुछ बच्चे सुनकर अरे कर लेंगे, देख लेंगे, देखा जाएगा, नहीं मैंने, ऐसे नहीं करना है, करना है। चलिए और बताइए भैया, 2 मिनट रुकेंगे, तुमसे बातें कर ले। सॉन्ग, ये सॉन्ग तुमने एक तो मेरे को सिंगर बना दिया है। पैसे भी नहीं देते तुम लोग मुझे गाना गाने के। पैसे दो तो नाच के भी दिखा दे। पैसे का खेल है बाबू भैया। हाँ, कॉल मी सर प्लीज। देवराज जी नेक्स्ट क्लास में करते हैं यार। सर ट्रिग्नोमेट्री की डीपीपी टफ लग रही है, बन नहीं रहा। डीपीपी 1 में कॉन्फिडेंस डाउन हो गया और टाइमर देख के टेंशन होने लगती है। अरे टाइमर आइमर मत देखा करो। देखो जब भी कोई चीज नहीं बन रही होती ना तो टाइमर आइमर मत देखा करो, भाड़ में जान दो एकदम टाइमर को। तुम तो बस क्वेश्चन बनाने पे फोकस करो, क्वेश्चन नहीं बने उसका सॉल्यूशन देखो। लेकिन डीपीपीस करने से पहले एक काम करो सोनिया, डीपीपीस करने से पहले ना पहले सारे लेक्चर्स अच्छे से देख लो। एक काम करो, ठीक है, लेक्चर देखिए, लेक्चर के क्वेश्चंस एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन के साथ साथ ये भी समझ में आना चाहिए क्वेश्चन में अप्रोच कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से मैं दिमाग लगा रहा हूं, ठीक है। जब कोई चीज नहीं होती है वो आपका एक्स्ट्रा एफर्ट मांगती है, आपका वो एक्स्ट्रा टाइम मांगती है। क्या आप वो टाइम देने के लिए रेडी हो? पता है कल एक बहुत 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 अच्छी चीज देखी थी, मुझे नहीं पता तुम लोग ये चीज समझ पाओगे कि नहीं, पर सॉन्ग छोड़ो, तुम ये चीज सुनो। बताऊं बताऊं, बहुत बढ़िया चीज देखी थी भाई, मतलब मेरे को मजा आ गया था वो चीज देख के। और वो उसे तुम्हें भी सीखना चाहिए, मुझे भी सीखना चाहिए। बहुत अमेजिंग चीज थी, बहुत अमेजिंग चीज थी यार, बहुत अमेजिंग चीज थी। रोनाल्डो का एक इंटरव्यू चल रहा था। रोनाल्डो तुम जानते हो, मतलब ही इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट। कुछ बोलेंगे मेसी इज द बेस्ट, दोनों ही अपने अपने जगह बेस्ट है, ऐसे तो बहुत सारे बेस्ट है, पर रोनाल्डो की बात कर रहा हूं फिलहाल मैं यहां पे। उसका एक इंटरव्यू चल रहा था। उससे पूछते हैं कि क्या पूछा था उससे कि कुछ ऐसी करियर के बारे में पूछा था। तो रोनाल्डो ने एक बहुत ही खूबसूरत लाइन बोली थी, तुम्हें मेरी तरह बनना है ना, तुम्हें मेरी तरह बनना है। रोनाल्डो ने बोला इफ यू वांट टू बिकम मी, इफ यू वांट टू बिकम रोनाल्डो, दिस इज द रोड मैप। इफ यू वांट टू बिकम रोनाल्डो, दिस इज द रोड मैप। वो ऐसे बोल रहा था, हिंदी में बताऊं तो तुम्हें रोनाल्डो बनना है, ये लो, ये मैप है, ये रोड मैप है, इस तरीके से बनना है, इस तरीके से बनोगे तुम रोनाल्डो, इस तरीके से बनोगे। मतलब क्या, 24 घंटे वो क्या करता है, 24 साल से वो क्या कर रहा है, वो ये है, ये मतलब उसने पूरा बता दिया, उसने A to Z बता दिया। ये लो भैया, ये है रोड मैप, इस तरीके से तुम रोनाल्डो बन सकते हो, फॉलो कर सकते हो, कर लो। सिंपल भाषा में वो ये कहना चाह रहा था, हिम्मत है बनने की तो करके दिखा दो। अब इसे तुम क्या सीखे कि रोनाल्डो बनना आसान नहीं है। वो ये कहना चाह रहा था कि जो मैं करता हूं डेली, जो मैं करता हूं डेली, वो नहीं कर सकते 99.999999999999% लोग, और उसमें मैं भी एक हूं। आप समझ रहे हो? टू बिकम बेस्ट, टू बी रोनाल्डो, टू बी अ विराट कोहली, टू बी अ शाहरुख खान, टू बी अ समथिंग वेरी बिग, उनका रोड मैप तो आपको पता है, पर आप कर नहीं सकते वो फॉलो, क्योंकि वो जो फॉलो करते हैं वो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो। डेली मन नहीं कर रहा है उठने का, पर डेली 5 बजे उठ के शायद दौड़ने जाएंगे। मन नहीं कर रहा यार, एक रात पहले बहुत बड़ी परेशानी आ गई लाइफ में, मन नहीं कर रहा, बट स्टिल सुबह उठेंगे, स्टिल वो पूरे दिन वो अपनी सारा रूटीन फॉलो करेंगे जो फॉलो करते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, है ना? तो अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ अचीव करना है, अगर जिंदगी में तुम्हें कुछ बड़ा करना है, अगर जिंदगी में तुम्हें कुछ बड़ा बनना है, सेम गोस टू मी। मैंने कभी कुछ नहीं उखाड़ा मेरी जान, मुझे भी बहुत चीजें करनी है, बहुत बड़ा कुछ करना है ना? अगर मुझे भी कुछ बड़ा करना है, तुम्हें भी कुछ बड़ा करना है, तो हमें ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जो जनता यानी 99.99% लोग फॉलो नहीं कर पाते। दैट इज सिंपल सा बात होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, व्हाट इज डिसिप्लिन? हर दिन चीजें करना, हर दिन पढ़ाई करना, हर दिन डीपीपी लगाना, हर दिन लेक्चर देखना, ठीक है?
अगर तुम ये सब चीजें फॉलो नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, तुम अपने आप से, अपनी लाइफ से या भगवान से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो तुम्हें उस लेवल पे पहुंचा दे जिसको तुम आइडियलाइज करते हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? टू बिकम बेस्ट यू हैव टू डू वॉट बेस्ट पीपल डू, एंड दैट इज डिसिप्लिन रखते हैं वो लोग अपनी जिंदगी में, है ना। टफ काम करते हो अपनी जिंदगी में, बहुत टफ काम करते हैं, और इतना टफ होता है वो काम कि जो लोग नहीं कर पाते। ठीक है, और अपने आप से एकदम से ऐसी उम्मीदें नहीं करनी कि यार मैं एकदम से अपनी जिंदगी चेंज कर दूंगा। आज तक मैं पढ़ाई नहीं करता था डेली, आज तक मैं ये नहीं करता था डेली, अब मैं एकदम से सब कुछ चेंज कर दूंगा। ऐसे एकदम से नहीं होता चेंज, धीरे 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 चेंज होता है ना। ठीक है, अब जैसे मैं अपनी जिम की बात करूं तो जिम, दोस्तों जिम का जो रिजल्ट होता है वो बहुत बहुत लेट दिखाई देता है, पर मेरा रूटीन ऐसा बिगड़ा सा हुआ है कि क्या बोलूं, बट मैं जिम जाता हूं डेली। ये बात अच्छी है कि जब भी मेरे को समय मिलता है मैं जिम जाता हूं। अभी फिर से जाऊंगा क्लास के बाद। चलिए, थैंक यू सो मच। इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मजे करें, चिल करें। बच्चे का डाउट का आंसर सिर्फ ये था, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को टाइम देना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस लगाना पड़ेगा। चलिए, अपना ख्याल रखें, मजे करें, चिल करें, जो करना है वो करें, बस किसी का नुकसान ना करें। टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।